हेलो बच्चों। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हो सब लोग वरुण एडवांस्ड बैच के अंदर? बढ़िया हो भाई। सर वैसे ही हैं जैसे कल थे। चल फिर भी देख, पूछना तो देख बनता है रोज, है ना। एक इन जनरल देखो हमारा इंटरेक्शन हो जाता है। अब तुम कहोगे सर रिकॉर्डेड है, वैसे तो इंटरेक्शन कैसे होगा? तो घबराइए नहीं। कई लोगों को लग रहा है सर अभी तक आपकी लाइव नहीं हुई। तो मैं एक्चुअली कहीं जा रहा था जब आपकी क्लासेस होंगी, इसलिए मैं पहले से रिकॉर्ड करके दे गया हूँ। आने वाला जो चैप्टर होगा उसमें जरूर हम लोग लाइव मिलेंगे। मजा आएगा, लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे। आपकी और भी प्रॉब्लम्स जो होंगी तब तक क्या है, थोड़ी एंजाइटी भी बढ़ जाती है, थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस आने लगते हैं जेई एडवांस को लेके। तो लाइव क्लास जब हम रखेंगे अगले चैप्टर की, जब भी हम आएंगे, जब भी मिलेंगे, उसके अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दूंगा। क्योंकि हो सकता है आपको तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम कैसे देना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, सर टेंशन हो रही है, खराब हो गया, कौन से करने हैं, छोड़ने हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हैं उस दिन। हम जिस भी दिन लाइव करेंगे, अगला चैप्टर जो भी मैं लूंगा उसमें पक्का एक लेक्चर लाइव लूंगा, राइट। चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है भाई, स्ट्रेट लाइन सर्कल्स का। कल हमने सर्कल्स के बारे में काफी सारे डिस्कशन किया था, आज हम सर्कल्स को कंटिन्यू करेंगे। कल सर्कल की इक्वेशंस, टेंजेंट्स के बारे में बात करी थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सर्कल्स में रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। अब ये सब बातें तो हम करेंगे बेटा, थ्योरी भी बताऊंगा, बट इसका ये मतलब नहीं है तो पढ़ के ना बैठे। फैमिली ऑफ सर्कल्स वगैरह मैं ये अज्यूम करूंगा कि तुम एक बार रेगुलर बैच में पढ़ चुके हो। ऑल दो मेंस में से हट गया था इस साल ये, तो आपको अपने रेगुलर बैच से पढ़ के बैठना है, तभी वरुण एडवांस्ड में आपको फायदा है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होगा कि प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ थ्योरी का और डिटेल में थ्योरी करा रहा हूँ, वो चीज़ बेटा, वरना फिर तो देख इसी में फैमिली ऑफ सर्कल में एक क्लास पूरी निकल जाएगी। वो हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम क्विक समरी से ब्रशअप करते हुए उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाएं और अपना देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी कैसी डेवलप हो रही है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखो, एग्जाम में बेटा थ्योरी नहीं आनी है, क्वेश्चंस आएंगे। तो जब तक तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर मैदान में नहीं उतरोगे, तब सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। सच बता रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। अगर जेई क्लियर करना है तो जल्दी से जल्दी मैदान में उतर, जल्दी से जल्दी सवाल खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर। सर मुझसे तो होते ही नहीं, मैं तो अटक जाता हूं। कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई तो कर, अपना दिमाग तो चलाने की कोशिश कर। क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखना और समझना तो बहुत आसान काम है बेटा, उसमें कोई काम नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने आज 3 घंटे वीडियो देख लिया, आज मैंने बहुत पढ़ाई कर ली। वीडियो देखना तो क्या है, बस तू समझ रहा था। एक्चुअल पढ़ाई तो तब हो रही है जब बेटा तूने उसको सवाल को खुद से ट्राई किया, अपना दिमाग चलाया, चार चीजें सोची, ऐसे करूं वैसे करूं, वो वाला फॉर्मूला लगाऊं ये वाला लगाऊं। दैट इज द मेन पढ़ाई। ये मेन पढ़ाई नहीं है कि तूने क्वेश्चन नहीं हुआ उसका वीडियो देखता गया, हाँ आज तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, आज मैंने 6 घंटे वीडियो देखे। तो भाई 6 घंटे वीडियो देखे तो 6 घंटे पढ़ाई करी? नहीं। पढ़ाई एक्चुअली वो ही, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं ये भी वेस्ट नहीं है टाइम, बट एक्चुअली में जो मेन टाइम है वो है जो आप खुद से ट्राई करेंगे। खुद से ट्राई करके फिर आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तब आप उनको लर्न करेंगे, चीजों को समझेंगे। अच्छा मैं यहाँ फंस रहा था, सर ने ये किया है। इस तरह से आपको बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा उठाना होता है, बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। चलिए तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी देखो हम करेंगे इन सब चीजों की, बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन जो कल के ऊपर कॉन्सेप्ट हमने करे थे उसी पे एक दो ब्रेन टीजर और करा देता हूँ, फिर हम इन सारी थ्योरी को क्विक ब्रशअप करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेन टीजर नंबर 51। कल हमारी हाफ सेंचुरी हो गई थी भाई, आज है 51 नंबर की बारी। देखिए पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल्स दिस एंड दिस। पॉइंट पी स्टार्ट्स मूविंग सच दैट इट इज ऑलवेज इनसाइड द सर्कल्स। तो पहले तो मुझे मन कर रहा है कि भाई क्यों ना इसका बना लिया जाए फिगर, किस तरह के सर्कल्स होंगे। पहला सर्कल तो बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का मतलब है एक सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन और इसका रेडियस हो गया 2। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, चलो ऐसा कुछ हो गया, राइट। ये हो गया हमारा पहला सर्कल। दूसरा सर्कल जो है वो कैसा है, उसका सेंटर मुझे दिख रहा है 4,0 है, और रेडियस अगर आप ध्यान से देखो तो √4 स्क्वायर एफ स्क्वायर तो 0 है, -7, 16 -7 होता है 9, यानी कि रेडियस आ गया 3। तो इसका रेडियस, इसका सेंटर हो गया देखो, तो ये 2,0 हो गया, और सेंटर था इसका 4,0, 4,0, और रेडियस है बेटा 3, मतलब इसे काटेगा इधर से कहीं निकलेगा ऐसे कुछ, क्योंकि रेडियस है 3, सेंटर 4,0। तो ऐसा कुछ हमारा एक तरह से इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे। ये बात मैंने डायरेक्टली देख ली, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर वगैरह करने की जरूरत ही नहीं लगी मुझे, मैंने सीधे कर लिया। अब कह रहा है P इज अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल्स दिस एंड दिस। तो अब इनके दोनों के अंदर लाई कर रहा है P। दोनों के अंदर मतलब भाई दोनों के अंदर वाला जो एरिया है ये वाला पार्ट, इसके में या इसके अंदर कहीं पर पॉइंट P हमारा लाई कर रहा है। ठीक है सर, यहां लाई कर रहा है। इट्स पाथ एनक्लोजेस ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया एंड इट इज
एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम एन आर्बिट्ररी चोजन पॉइंट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है। देखो इसमें सारा का सारा खेल अंग्रेजी भाषा का है। नहीं समझ आया तो दोबारा पढ़, मुझे मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने देखा है क्या लिखा है, अजीबो गरीब बात, फिर दोबारा पढ़ा। अंग्रेजी को ब्रेक डाउन करो, दोबारा पढ़ते हैं। अंदर रहेगा सच दैट इट्स प्लास इनक्लोजेस ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, एक तो मैक्सिमम एरिया होगा उसका, और वो एरिया ऐसा है इट इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम एन आर्बिट्ररी चोजन पॉइंट। मतलब सर्कल की डेफिनेशन दी हुई है, वो क्या बोल रहा है कि एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट है, और वो पॉइंट भी हम आर्बिट्रली कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर इनसाइड द रीजन, यानी इस हरे एरिया के अंदर एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका जो सेंटर हो जाए उसका, और जब पाथ बनाए तो मैक्सिमम एरिया आ जाए। तो अब खुद सोच, यानी अब मुझे एक सर्कल लेना है, इसके अंदर मुझे एक सर्कल लेना है। अब अगर वो सर्कल यहां ले लूं, अंदर ही रहना चाहिए, सच दैट वो अंदर तो रहना ही चाहिए। अगर मैंने ऊपर ले लिया तो एरिया मैक्सिमम तो नहीं आएगा। सोचो कहीं पर भी लूं तो एरिया मैक्सिमम कौन से सर्कल का होगा, इस वाले सर्कल का होगा सर, जो बेसिकली दोनों के कॉमन नॉर्मल यानी कि दोनों की लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स पर लाए कर रहा होगा। ये वाला सर्कल उसका लोकस होगा। समझा कि नहीं समझा बेटा? ये वाला सर्कल उसका लोकस होगा। दोबारा से समझा देता हूं, क्योंकि भाई देखो हमें चाहिए कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहे। लोकस कैसा है, दैट इट इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम एन आर्बिट्ररी चोजन पॉइंट, यानी सेंटर। सेंटर वो कह रहा है आर्बिट्ररी अपने हिसाब से ऐसा सेलेक्ट करो सच दैट एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो अब सोच, एरिया मैक्सिमम के लिए सेंटर कहां सेलेक्ट करूंगा? सेंटर एक्स एक्सिस पर ही एक तरह से यहां पे सेलेक्ट करूंगा सेंटर। इसका सेंटर बेटा यहां पर सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के अलोंग अगर दो सर्कल हैं, मैं कह रहा हूं एक अंदर सर्कल रखो मैक्सिमम एरिया का, तो वो ऑब्वियसली लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के ऊपर ही तो लाए करेगा, इस तरह से टच करते हुए जाएगा। क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर सर्कल ले गया कहीं भी तो वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलना अलाउड नहीं है ना, और अदरवाइज साइज उसका छोटा बन जाएगा। तो अगर मैक्सिमम एरिया चाहते हो, मतलब मैक्सिमम रेडियस चाहते हो, तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स पर ही इस तरह से प्लेस्ड होना चाहिए हमारा ये वाला लोकस होना चाहिए बस। यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, सोच के देख। ये वाला पॉइंट सर, ये वाला देखो भाई 3,0 था, सॉरी ये 2,0 था, ये 1,0 था। हाँ सर ये 1,0 है। तो अब वो पॉइंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? सोच के देखो, सोच के देखो कैसे निकलेगा। तो पहली बात तो देखो, ये वाला था 4, उसमें से 2 माइनस, सॉरी ये 1 माइनस कर दिया, ये 1 हो गया है ना जी। ये 2 था तो इतना वैल्यू 1 हो गई। देखो इतनी वैल्यू तो 1 हो गई, डायमीटर एक तरह से 1 हो गया, क्योंकि ये 2,0 में से 1,0 माइनस कर दिया मैंने, तो भाई 1 हो गया डायमीटर। यानी इस वाले सर्कल का रेडियस तो हाफ हो गया, यानी जो इसका सेंटर सी होगा वो 1 में हाफ जोड़ दो, यानी 3/2,0 होगा। तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 3/2,0, रेडियस इज 1/2। बस अब तो सर्कल की इक्वेशन लिख लो, लोकस ऑफ पी मतलब सर्कल की इक्वेशन। तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर, ये अपना सर्कल का इक्वेशन बन गया। बढ़िया क्वेश्चन है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लगा इसके ऊपर। बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8/4 यानी 2 इक्वल टू 0। डी ऑप्शन बन गया भाई सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। सिंगल करेक्ट भी कभी कभी कर लेने चाहिए भाई, ये नहीं सारे ब्रेन टीजर इंटीजर टाइप मल्टीपल करेक्ट पैसेज, क्योंकि भाई सिंगल करेक्ट भी आएंगे जेई एडवांस के पेपर में, सिंगल करेक्ट भी आते हैं, 3-4 ही आते हैं बट आते हैं। चलिए तो बढ़िया क्वेश्चन था, इससे शुरू किया। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा है, बाकी देखिए क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन सर्कल्स। कंसीडर ट्राइंगल एबीसी सच दैट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, बट बी और सी में अल्फा बीटा फंसाए हुए हैं। समझ गया? C is the image of ortho center of triangle ABC in the point mirror M। लाइन में इमेज नहीं कह रहा, देख जनरली तुमने क्या किया है, कभी भी हम इमेज निकालते हैं ऑर्थो सेंटर की इमेज अगर BC लाइन में निकालते तो एक बात तुम्हें पता भी है कि इस तरह से बनती इमेज, और जो H डैश आता वो सर्कम सर्कल पर आता। बट वो कह रहा है लाइन में नहीं पूछ रहा है वो इमेज, वो क्या कह रहा है, इमेज बनानी है इन द पॉइंट मिरर M विच इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो केयरफुली पढ़ने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बन गया कि भाई समथिंग लाइक दिस, देखो कि आपको क्या करना है, एक तो एक ट्राइंगल बना दिया ABC, सॉरी ए जो है ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5-1, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अल्फा -7,
सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो भाई। -2 बीटा -6 4 इज द इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो देख ऑर्थो सेंटर जो होता है, वैसे तो हमें पता है कि भैया ऑर्थो सेंटर जो है ऑल्टीट्यूड पर लाए करता है, ऑर्थो सेंटर यहां कहीं होगा, बट वो कह रहा है ऑर्थो सेंटर की इमेज आपको नॉर्मल तरीके से लाइन में इमेज की तरह नहीं लेनी, बीसी का जो मिड पॉइंट है एम, मान लीजिए मिड पॉइंट एम ये है, उसमें इमेज लेनी है। मतलब इस प्रकार से कुछ होगा। बेसिकली इमेज का मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, एच डैश जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका -6 -4 है, यानी बेसिकली ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इमेज तो बराबर डिस्टेंस पे बनती है, तो पॉइंट में इमेज ऐसे ली जाती है। ठीक है, तो ये मत कह देना ये सरकम सर्कल पर है, क्योंकि वो तो सीधे वाली इमेज होती तब होता। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट दिया है -6 -4। ऑल्सो पी कॉमा क्यू सरकम सेंटर, देन अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, समझ गए। तो सरकम सेंटर निकालना है, तो एक काम करते हैं भाई, पहले तो इस मिड पॉइंट को कुछ लिख लेते हैं। क्या करें, मिड पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। देखो अल्फा माइनस, ये तो मिड पॉइंट है ना भाई, इसका इस साइड बीसी का मिड पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अल्फा माइनस, या एक काम ये भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा, तो अगर एच को लेट ऑर्थो सेंटर एच बी ए कॉमा बी, है ना, तो एच एच डैश का जो मिड पॉइंट होगा वही बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं, दोनों का मिड पॉइंट इक्वल कर देता हूं, यानी कि ए -6/2, ए -6/2 बराबर अल्फा -2/2। तो ए की वैल्यू हो गई अल्फा +4। सिमिलरली बी -4/2 शुड बी -7 + β/2। तो बी की वैल्यू हो गई बीटा -3, तो कट गया और उधर गया बीटा -3, यानी एक तरह से ऑर्थो सेंटर भी मैंने अल्फा बीटा के टर्म्स में निकाल लिया। ये आ गया अल्फा -2 बीटा -3। देख लो भाई, सही निकाला है, ये ऑर्थो सेंटर आ गया। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें क्वेश्चन बहुत प्यारा इसलिए है क्योंकि डेटा थोड़ा सा शॉर्ट है, वर्टाइसेस दिए नहीं है। जनरली आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन में वर्टेक्स दिए होते हैं, तुम अपना सारा कुछ कर देते हो, जो मर्जी क्वेश्चन लगा के कर देते हो सॉल्व, बट यहाँ अल्फा बीटा तो दिए नहीं है। अब मुझे किसी तरह से ऑर्थो सेंटर तो मैंने चलो क्रिएट कर लिया अल्फा बीटा के टर्म्स में, मुझे सरकम सेंटर क्रिएट करना है, राइट, सरकम सेंटर। तो मुझे दिख रहा है भाई यूलर्स लाइन का इस्तेमाल कर लेता हूं, है ना, तो जी डिवाइड्स एच सी डैश, ये सरकम सेंटर है इन द रेशियो 2:1। एच तुमने अभी निकाला अल्फा -2 बीटा -3, जी तुम वैसे ही निकाल सकते हो एक तरह से, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो अल्फा -2 + 5 अल्फा +3/2, तो जी के कोऑर्डिनेट्स यहां लिख देता हूं, x1 + x2 + x3 करके, सो अल्फा +3/3 कॉमा बीटा -8/3, अल्फा +3/3 बीटा -8/3। देख लीजिए जी के कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं क्या मैंने, बिल्कुल सही लिखे हैं सर। और अब बेटा अगर मैं अब इसको फिर से कुछ मान लेता हूं, लेट सरकम सेंटर सी डैश बी, सरकम सेंटर को कुछ मान लेते हैं, सपोज पी कॉमा क्यू ही तो दिया हुआ था इन्होंने, हाँ पी क्यू ही मान लेता हूं मैं भी, पी कॉमा क्यू मान लिया। तो अब मैं यूलर्स लाइन जरा इसके ऊपर लगाता हूं, तो 2p प्लस बड़ा प्यारा सा कुछ होगा देखना, 2p + 1 × अल्फा -2/3 इज अल्फा +3/2, राइट, सॉरी अल्फा +3/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 3 कट गया, सो 2p + अल्फा -2 इज अल्फा +3 अल्फा, अल्फा भी कट गया, p की वैल्यू बेटा 5/2 आ गई, p की वैल्यू 5/2 आ गई, राइट। ये था इसमें प्यारी चीज, क्योंकि अल्फा अल्फा कट गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट लिखता हूं, देखो अब 2q + बीटा -3/3 इज बीटा -8/3, 3 3 कट गया, बीटा बीटा कट गया, 2q बराबर -5 हो गया, राइट। देख लो भाई जरा एक बार, बीटा -3 2q ठीक लग रहा है, तो q की वैल्यू -5/2 आ गई, q की वैल्यू एक बार जरा चेक कर लो भाई, p मैंने सही लिखा है ना,
द वैल्यू ऑफ 2q+5, 2q+5 तो 0 आ रहा है भाई हमारा, 2p+1 0। अच्छा, इनमें से कोई कहीं कुछ ABD, अच्छा यानी P मैंने गलत निकाला है। चेक कर लेते हैं एक बार जरा, P की वैल्यू में कहीं कोई मिस्टेक। α-8, ओहो गलती मुझे पहले ही पकड़ में आ गई है भाई। α-6 और -2 भी था, तो यहां -8 होगा। एक सेकेंड, नहीं A माइनस, सॉरी अच्छा A था ना, हाँ A कॉमा भी माना था, तो A-6/2 ये तो सही है। α-2, तो A की वैल्यू α+4 ये तो सही है। और फिर इसके बाद B-4/2 -7 प्लस, तो B भी सही लग रहा है। सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड जो है α+3/3 β-8/3, ये भी सही लग रहा है यार। α+3/3 β-8/3 α-2, α+4 था यार ये। A की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दी, α-2 गलत लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ A की वैल्यू α+4 आई थी। वही मुझे लग रहा था, पहले सॉल्व किया कुछ और आया था, तो α+4 था ये, α+4 था ये। यहाँ पे α+4 कर दीजिए, बस अब हो गया करेक्ट। यहां से आपके पास 2p प्लस अल्फा अल्फा कट गया, 1 बराबर 0, तो p की वैल्यू -½ आ गई। अब ठीक आया, वही मुझे लग रहा था, p की वैल्यू -½ यानी बी ऑप्शन तो सही आ गया बेटा। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, इधर देखिए सिली मिस्टेक, यहाँ α+4 था, h को मैंने α+4 लिखने की जगह α-2 लिख दिया था, पता नहीं क्यों। चलिए 2q+5 इज -6, ये तो गलत है। 2q+5 की वैल्यू तो अभी हमने देखा 0 आई है, 2q+5 की वैल्यू 0 आई है। वैल्यू ऑफ q² - p/2, q² हो गया 25/4, p/2 प्लस 1/4 यानी 26/4 यानी 13/2, तो ये तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात आती है बेटा ए ऑप्शन की, कि बीटा और अल्फा देखो सॉल्व नहीं हुए हैं। मजेदार बात क्या है, बीटा अल्फा सॉल्व नहीं हुए हैं, बट सरकम सेंटर सॉल्व हो गया है, राइट, क्योंकि बीटा अल्फा तो कट गए हैं इस क्वेश्चन से। आपने देखा, यही तो ब्यूटी थी इस क्वेश्चन की, बस अल्फा बीटा सॉल्व हो भी नहीं सकते, बट वो कह रहा है अल्फा बीटा में भाई एक रिलेशन तो निकाल दे कम से कम। सॉल्व नहीं कर पा रहा, मैं समझ गया, बट क्या एक रिलेशन भी नहीं निकाल सकता? आंसर इज बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ये तो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट को डी मान लेता हूं, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, राइट, ऑल्टीट्यूड है, और M1 M2 -1 कर देता हूं, तो इसका स्लोप, स्लोप ऑफ AH, स्लोप ऑफ AH, स्लोप ऑफ AH लिख लेते हैं। स्लोप ऑफ AH देखिए, तो β-3 + 1, तो β-2 अपॉन α+4 - 5 α-1, और इसी तरह स्लोप ऑफ BC, बेस BC था, इसका भी स्लोप लिख सकते हो, β+7 अपॉन -2 - अल्फा, β+7 अपॉन -2 - अल्फा। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो बेटा -1 होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो β-2 अपॉन α-1 इंटू β+7 अपॉन -2 - अल्फा इक्वल टू -1, ये माइनस उड़ा दीजिए, β-2 इंटू β-7 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई α-1 इंटू α+2, तो β² -9 β + 14, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ रिलेशन सा बन रहा है भाई, देख लो जरा। β² - α² प्लस 5 बीटा, β² - α² प्लस 5 बीटा, एक सेकेंड, 9 बीटा क्यों आ रहा है हमारा? क्योंकि सर मिस्टेक करी होगी कहीं। β-3 + 1, तो β-2 अपॉन α+4 - 5 α-1, ये तो सही है भाई, ये तो सही है। और β+7 था ना, अरे यार क्या हो रहा है, β+7 था ये वाला, तो इसको जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा तो हमारे पास बचा β² माइनस +5 बीटा -14, और अब इसको लेफ्ट में ले आइए,
इसकी वैल्यू बेटा 12 आ गई। तो वही चीज जो पूछी थी डायरेक्टली उसकी वैल्यू 12 क्रिएट हो गई, यानी ए ऑप्शन भी सही है। तो ए बी डी हमारे ऑप्शन सही हो गए। ठीक है भाई, सिली मिस्टेक्स। +7 था, मैंने माइनस लिख दिया था थोड़ा जल्दबाजी की वजह से। देख लीजिए, तो आंसर होना चाहिए भाई ए बी डी, ए बी डी होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, तो ये 2 सवाल मैंने एक तरह से तुम्हें ब्रश अप करा दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स जो जो हमने करे थे। स्ट्रेट लाइन का एक करा दिया और एक सर्कल का, थोड़ा सा ये यूनिक था इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में आपको करा दिया, क्योंकि जनरली क्या होता है ऐसे में आपको कुछ वेरिएबल होते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं, या वेरिएबल नहीं होते वर्टाइसिस फिक्स्ड होते हैं। इसमें ना तो वेरिएबल सॉल्व हो पाए और ना ही वो कांस्टेंट वर्टाइसिस दिए थे, ना वेरिएबल सॉल्व हो पाए, अल्फा बीटा, बस एक रिलेशन से हमने सरकम सेंटर निकाल दिया। चलिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच कॉर्ड ऑफ सर्कल passing through the point 8, y gets bisected at this point. Chord with a given midpoint, जैसा कुछ दिख रहा है कि भाई एक chord है जिसका मिड पॉइंट 8, y है, एंड हैज इंटीग्रल स्लोप, मतलब इस लाइन की स्लोप अगर मैं इस chord AB बोल दूं और सेंटर C बोल दूं तो तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो स्लोप को भी एक आपको बेसिकली इंटीजर करना है, तो y भी इंटीजर है, स्लोप भी इंटीजर है, राइट। तो सबसे पहले तो c के कोऑर्डिनेट लिख लो। c के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है भाई, सेंटर तो ओरिजिन है इसका। और अब अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें तो स्लोप ऑफ PC इज y/8, y - 0 अपॉन 8 - 0, यानी स्लोप ऑफ AB क्या हो गया, -8/y हो गया, -8/y हो गया, जिसको अब आप इंटीजर चाहते हो, बस यही क्वेश्चन है केसेस बनाने का। अच्छा, तो y अब अगर इंटीजर आप इसे चाहते हो, स्लोप को अगर आप एक इंटीजर चाहते हो, तो यानी कि y की वैल्यू सोचो क्या क्या होगी। एक तो y +-1 हो जाए, डिनोमिनेटर में 1 या -1 से इंटीजर मिलेगा, y +-2 से भी इंटीजर बन जाएगा, 8 से कटेगा, +-4 भी कट जाएगा, 4 2 8, और +-8 से भी काम चल जाएगा। अब जनरली लोग यहीं तक सोचते हैं और गड़बड़ हो जाती है कि भाई 2 4 6 8 वैल्यूज हो गई y की, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछी हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y 8 कह देते हैं, जो गलत है। क्यों गलत है? देख, गलत इसलिए है क्योंकि भाई अगर तुम्हें इसको कॉर्ड का मिड पॉइंट रखना है तो एक कंडीशन और होनी चाहिए कि 8, y सर्कल के अंदर भी लाई करना चाहिए, वरना सर्कल ऐसे दिया हुआ है, जबरदस्ती दिया हुआ है। तो सर्कल जो है बेसिकली पावर ऑफ पॉइंट P 8² + y² - 125 लेस देन इक्वल टू 0, इनफैक्ट लेस देन 0 भी होना चाहिए, क्योंकि पावर नेगेटिव होगी तभी तो पॉइंट अंदर रहेगा तभी वो कॉर्ड का मिड पॉइंट बन सकता है, राइट। तो ये कंडीशन एक जनरली हम भूल जाते हैं। तो y² लेस देन 125 - 64, y² लेस देन 61, तो तुम्हें ऐसे y लेने हैं इनमें से जिसका y² लेस देन 61 हो, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है रिजेक्ट हो जाएगा कि 8, 8 इस कंडीशन को सेटिस्फाई 8y की वैल्यू नहीं करेगी। ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इन सब में y² की वैल्यू 61 से तो कम हो रही है, यानी y की पॉसिबल वैल्यू 2 4 6 पॉसिबल वैल्यूज हो रही है भाई। देखें, 6 करेक्ट आंसर हो गया, 6 करेक्ट आंसर हो गया। तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं कहेंगे इसे, हाँ बट लॉजिकल है, वही वाला है। देखो भाई कि भाई जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, टफनेस इज नॉट दी ओनली थिंग कि भाई टफ क्वेश्चन है तो वही बढ़िया है। अगर आपको इजी टू मीडियम लग रहा है तो क्या वो आप टाइम के अंदर सही कर पाए, क्या आपने आंसर 6 टिक करा या 8 करा, क्योंकि एग्जाम में तो एक बार 8 कर दिया तो वापस थोड़ी मुड़ के देखोगे, तो तुम्हारे को माइनस मिलेंगे, मतलब जो भी है 0 मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं करे मेरा तो एक गलती हो गई, पूरा तो कर लिया था, लास्ट में ही तो मैंने गलती करी, लास्ट में गलती करी तब भी गलत है बेटा। सैड पार्ट देख यही है। अब रियलिटी में आ जा, अब से बेटा 1 महीना बचा है जेईई एडवांस को, तो तुम्हें बस ये समझना है जो तुमने करेक्ट आंसर टाइम के अंदर मार्क किया है वही सही मानोगे, बाकी सब तुम्हारे लिए टफ थे, ठीक है। इस थॉट के साथ चलना है अपने, ताकि अगला 1 महीना हमारी एक ओरिएंटेशन इस तरह से बने कि हाँ यार सही का मतलब सही समय के अंदर, सही टाइम के अंदर सही आंसर को टिक करना, उसी को हम सही मानेंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर हो गया है, 54 नंबर देखते हैं। एक और खतरनाक सा सवाल दिख रहा है भाई, 3 सर्कल दिख रहे हैं। अब बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो, धुआंधार ब्रेन टीजर नंबर 54। C1 दिया है एक सर्कल बड़ा प्यारा सा, C2 दिया है एक सर्कल बहुत प्यारा सा, इसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 1, सेंटर 10 0 रेडियस 1, चलो बनाते हैं। और जो तीसरा है उसका भी देख लेते हैं,
इसका सेंटर 521, खतरनाक सेंटर। और रेडियस, रेडियस निकालने में सर हाथ कांप रहे हैं, बट कोई बात नहीं। 21 का स्क्वायर होता है 441, है ना भाई। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 457, 400 तो गया, 41 में से 57 गया, माइनस 16, 25 माइनस 16 9, यानी रेडियस तो बड़ा प्यारा, इसका भी 3 आ गया, R3 की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकली मैंने, R3 की वैल्यू निकाल ली। इसका सेंटर C3 ये है। ठीक है, तीनों सर्कल मिल गए, समझ आ गया, तीनों सर्कल दिमाग में बन चुके हैं, कैसे कैसे प्लेस्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं। A circle C has been drawn to touch circle C1 and C2 externally and C3 internally। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ट्राई करके देख एक बार, फिगर बना। क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ध्यान से भाई, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। एक सर्कल है ये, एक काम करते हैं अगले पेज पर ही फिगर बनाते हैं, जगह कम है क्योंकि दिख रहा है मुझे वो सर्कल बहुत ऊपर है, ये दोनों बहुत नीचे हैं, थोड़ा तमीज से फिगर बनाएंगे तो अपने को बढ़िया रहेगा। एक सर्कल है ये है 10,0 इसका सेंटर, है ना भाई। दोनों का साइज बराबर सा लग रहा है ना, हाँ, दोनों के रेडियस 1 है। और एक इस तरह से कुछ है जिसका एक तरह से सेंटर क्या है, एक तरह से इसका सेंटर 3 है। सेंटर को तो छोटा कर दिया थोड़ा सा, रेडियस को ये 3 कर दिया, और छोटा कर दो सर, लो। और इसका सेंटर 21 कॉमा कुछ था, राइट, 21 कॉमा कुछ था। तो इसका सेंटर है ओरिजिन, C1 जो है तुम्हारा ओरिजिन है, C2 तुम्हारा 10,0 है, और C3 तुम्हारा 521 है। ठीक है, 5 इनके बीच में भी है, राइट, मैंने बीच में बनाया है। अब एक नया सर्कल बनाना है जो इन दोनों को तो एक्सटर्नली टच करे और उस भाई को हमारे इंटरनली टच करे। समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है भाई, कहानी समझ पा रहा है कि नहीं। ऐसी कुछ कहानी चल रही है कि जो इसको इंटरनली समथिंग लाइक दिस, कि उसको तो इंटरनली करा, इसको एक्सटर्नली कर रहा है इन दोनों को, राइट। चलिए, ये हमारा सर्कल सी है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सर्कल C1 C2 C3 स्टार्ट रोलिंग ऑन सरकमफ्रेंस। ओहो हो सर, ये कहां से रोटेशन आ गया। अबे रोटेशन नहीं है, रोलिंग मतलब वो वेरिएबल बनते जा रहे हैं एक तरह से सरकम। चलो वो बाद में बात करेंगे, पहले हम सेंटर ऑफ सी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सी मेरे ख्याल से निकाला जा सकता है, क्योंकि सर्कल फिक्स्ड हो गया होगा, 3 सर्कल्स को टच कर रहा है, तो ये सर्कल्स फिक्स्ड हो गया होगा। लेट्स से इसका सेंटर सी अल्फा बीटा है, तो इमीडिएटली एक बात तो मुझे नजर आ गई कि भाई C1 जो होगा, और इसका रेडियस भी R मान लेता हूं, तो जो C1 होगा, इसका रेडियस अगर R है तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू R+1 होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस 1 है, सेंटर ओरिजिन है, ये 10,0 है। तो C1 का मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट, राइट। और C2 का क्या मतलब हो गया, अल्फा माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट इक्वल टू R+1। एक इक्वेशन तो ये बन गई है, राइट, एक इक्वेशन तो ये बन गई, इनफैक्ट 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों का लिख दिया, अब इसका भी लिखूंगा। पहले इसमें मुझे एक बात दिख गई, अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर करूं तो बीटा स्क्वायर तो कटता हुआ दिख गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी अल्फा इक्वल टू 10 माइनस अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू तो 5 आ गई, यानी इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो एक तरह से 5 हो गया है भाई, है ना, 5 हो गया। अब देख, बीटा निकालना है और रेडियस निकालना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन और बना लेता हूं, तुझे दिख रहा है एक इक्वेशन यहां से भी बनेगी सर, क्योंकि ये इंटरनली टच करते हैं। तो आपको पता है एक बात, C3 की वैल्यू, C3 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि R-3 होगी, इसका रेडियस बड़ा है और उसका 3 है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज डिफरेंस ऑफ द रेडियस। तो C3 तुम्हारा आया था 521, जल्दी से पॉज करके निकालो ये सब डेटा, 521, तो अल्फा माइनस 5 होल स्क्वायर, अरे यार अल्फा माइनस 5, अल्फा तो 5 आ ही गया है, अल्फा तो 5 आ ही गया है, तो सीधे सीधे C3 तुम्हें दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर दो, समझ गए, क्योंकि 21 माइनस बीटा हो जाएगा, 21 माइनस बीटा इज R-3, समझ गए ना, x कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो सीधे y कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर दिया, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर है। 21 माइनस बीटा, तो यानी कि भाइयों
बीटा की वैल्यू या आर की वैल्यू हो गई 24 माइनस बीटा। इसको यहां उठा के रख देता हूं इस इक्वेशन में। एक इक्वेशन इसको ले लो, ये वाली भी रह गई है। बेसिकली 3 इक्वेशन 3 अननोन है, अल्फा बीटा और आर, ये सॉल्व करना है। इसको ले लेता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज आर प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। ये और ये ले ली, अल्फा तो 25, आर अल्फा स्क्वायर 25 हो गया। आर प्लस 1 की वैल्यू सोचो यहां से क्या हो गई, आर प्लस 1 हो गई 25 माइनस बीटा। इसको रख दो यहां, एलिमिनेशन कर रहा हूं बस, जैसे भी कर लो। और होल स्क्वायर जैसे ही खोलूंगा तो 625 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 50 बीटा, बीटा स्क्वायर कट गया, तो 50 बीटा बराबर 600। तो बीटा की वैल्यू तो 12 आ गई है, बीटा की वैल्यू तो बेटा 12 आ गई है, देख लो 12 आ गई है ना। और बीटा को 12 यहां रख देता हूं, तो आर की वैल्यू भी 12 आ गई है। यानी कि बहुत अच्छा हो गया, बीटा 12, तो सेंटर जो है इसका 512 आ गया भाई। सेंटर क्या आ गया, 512 आ गया। रेडियस भी 12 है, यानी सर्कल की जो सी सर्कल की इक्वेशन है वो इस तरह से आ गई। ठीक है, मैंने पहले सर्कल की इक्वेशन एक तरह से निकाल ली। अब आगे एक मेन चीज आती है, ठीक है। तो इस तरह का ये सर्कल है, ठीक है। तो अब नोटिस करी जाए तो एक और बात मुझे दिख रही है, क्योंकि ये y 12 है, 12 कट के मतलब x एक्सिस को टच कर रहा होगा ये सर्कल, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट भी 12 है, रेडियस भी 12 है। तो एक तरह से जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी, x एक्सिस थी ना, वो इस तरह से प्लेस्ड होगी कि वो सर्कल जो है x एक्सिस को एक तरह से टच भी करेगा, y एक्सिस को नहीं करेगा। y एक्सिस कुछ ऐसे जा रही होगी, x एक्सिस को टच क्यों करेगा ये वाला, क्योंकि रेडियस इक्वल टू 12, ये भी 12 आ गया, ये भी 12 आ गया ना, इसलिए। चलिए, तो अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेन चीज आती है, अब आएगी भाई मेन चीज, देखो क्या है। बोल रहे हैं कि नाउ C1 C2 C3 स्टार्ट रोलिंग ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल C इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये जो 3 नीले सर्कल हैं, अब ये इसकी सरकमफ्रेंस पे ऐसे रोल करते जा रहे हैं। मतलब एक तरह से ये चेंज हो रहे हैं, सी चेंज नहीं हो रहा है, ये नीले वाले चेंज हो रहे हैं। ये रोल करेंगे, मतलब ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे घूमे जा रहा है, ऐसे घूमे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और ये भाई भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके घूम रहे हैं इसके ऊपर, ये भी ऐसे करके घूम रहे हैं, सेम स्पीड से घूम रहे हैं। मतलब सारा डेटा एक तरह से, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, सेम स्पीड से घूम रहे हैं। मतलब ये ऐसे करके पूरी सिस्टम, समझ रहे हैं ना, ये भी सिस्टम ऐसे ही, नीला वाला भी हिल रहा है, ये भी ऐसे ही जा रहा है। यानी इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो सब सेम रहेंगे, जैसा कुछ है वैसा ही रहेगा। बट सेंटर सी भी फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि लाल सर्कल तो चेंज नहीं हो रहा। करना क्या है सर फिर, ठीक है, रोलिंग तो आ गई। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ रोलिंग सर्कल्स। मतलब ये जो C1 C2 C3 एक तरह से वेरिएबल ट्राइंगल हो जाएगा, मानते हो। ये जो C1 C2 C3 है, इसको भी जरा जोड़ देता हूं भाई। अभी तो ये है, बट ये चेंज होता रहेगा। C1 C2 C3 ये वाला ट्राइंगल बन गया। ये वाला जो ट्राइंगल है, इसके सेंट्रॉइड का लोकस बताना है, आई थिंक, है ना। इसके सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेंटर्स लाइज ऑन, तो सेंट्रॉइड का एक तरह से लोकस बताना है, सेंट्रॉइड का लोकस बताना है भाई। देख, हाँ सर बिल्कुल। तो अब देख, सेंट्रॉइड, एक काम करता हूं, इस सिचुएशन में सेंट्रॉइड कहां होगा जरा निकाल लेता हूं। देखो भाई, क्योंकि ये 10 था, ये 10 था, ये 5 था, अल्फा 5 आया था, यानी सेंट्रॉइड जो है एक तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सेंट्रॉइड जो जी है वो इसी लाइन पर लाई करेगा। और सेंट्रॉइड का तुम सीधे फॉर्मूला लगा दो भाई, x1 + x2 + x3 / 3। तो जी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 + 10 + 5 / 3, 0 + 0 + 21 / 3। यानी एक तरह से जी के कोऑर्डिनेट्स 5,7 हो गए, 5,7 हो गए, ठीक है। अब जी जो होगा, एक तरह से सोच, जी भी तो एक तरह से, क्योंकि देख ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो अभी भी फिक्स रहेगा हमेशा, क्योंकि भाई जब सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो जो भी जो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंसेस सेम रहेंगे, है ना भाई। अभी ये वाला पॉइंट मुझे पता है जी चेंज हो जाएगा, सी चेंज नहीं होगा, जी चेंज होगा। तो जी इस तरह से चेंज होगा कि ये जो सी जी डिस्टेंस है ये तो फिक्स्ड रहना चाहिए ना, क्योंकि ये सी पॉइंट सेंटर फिक्स्ड है। ये वाले सारे वेरिएबल हैं, ये तीनों वेरिएबल हैं, तो ये भी वेरिएबल है, बट सी तो वहीं का वहीं है, लाल सर्कल का सेंटर वहीं का वहीं है। यानी सी जी डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इक्वल टू कितना है, देखो जो अभी है, अल्फा बीटा था 5,
12, 5 12 और 5 7 में डिफरेंस कितना आ गया, y कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट कर दो, 5 आ गया, यानी ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा 5 है एक तरह से, क्योंकि ये 5 12 था, 5 7, तो ये डिस्टेंस हमेशा 5 है। तो अब तू समझ गया लोकस क्या होगा जी का। जी एक तरह से इस तरह के एक सर्कल पे मूव करेगा 5 रेडियस के, क्योंकि सेंटर से हमेशा उसकी दूरी 5 रहेगी, यानी लोकस ऑफ जी हो जाएगा x माइनस 5 y माइनस 12 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये लोकस हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल का। अच्छा था ना देख क्वेश्चन, बढ़िया कॉन्सेप्ट। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लीजिए, 25 25 कटा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24y प्लस 144 बराबर 0, ऐसा कुछ बी ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन बेटा बन गया। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल सवाल, अगेन ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं था, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं लग गया। एक्सटर्नल टचिंग इंटरनल टचिंग की कंडीशन लगी, उससे सर्कल सी तुम्हारा निकल कर आ गया, और सर्कल सी निकल कर आ गया, फिर उसके बाद तो बेटा जो मर्जी पूछ ले, सारा कुछ निकाल लिया हमने। देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेडिकल एक्सिस थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तुम्हें पता है रेडिकल एक्सिस क्या होती है, एक बेसिकली लाइन कॉमन कॉर्ड वाली होती है, S1 माइनस S2 सर्कल्स की इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके जो मिलती है वो रेडिकल एक्सिस होती है। दूर दूर होंगे तब भी एक लाइन निकलेगी ऐसे, बट इंटरसेक्टिंग होंगे तो ये कॉमन कॉर्ड हो जाती है रेडिकल एक्सिस, राइट। और इसी तरह से अगर एक्सटर्नली टचिंग होते हैं, यही सारी प्रॉपर्टी लिखी है, रेडिकल एक्सिस से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लें तो यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट है अगर वो, तो बराबर होंगी। रेडिकल एक्सिस हमेशा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के एक तरह से परपेंडिकुलर होती है, ये वाला फंडा भी तुम्हें पता होगा। रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। उसके बाद एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के लिए अगर ये सर्कल ऐसे होते तो रेडिकल एक्सिस ये होती है, DCT रेडिकल एक्सिस होती है। और इंटरनली टचिंग सर्कल के लिए अगर ऐसे सर्कल हो तो ये जो DCT होती है, इसमें TCT होती है, इसमें DCT होती है, ये सेम एज रेडिकल एक्सिस हो जाती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी 5 फॉर इंटरसेक्टिंग सर्कल रेडिकल एक्सिस इज सेम एज कॉमन कॉर्ड, ये बताया मैंने अभी तुम्हें, इसमें कॉमन कॉर्ड हो जाती है। और उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस डिफाइंड ही नहीं होती, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है तो कभी भी सर्कल को सबट्रैक्ट करके दो लाइंस मिल ही नहीं पाएंगी आपको। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, एक में प्लस सी होगा, एक में प्लस सी डैश होगा, बाकी सारा सेम होगा, तो जब सबट्रैक्ट करूंगा तो सभी कट जाएगा, लाइन की इक्वेशन बनेगी ही नहीं। कॉन्सेंट्रिक में इसलिए कभी भी रेडिकल एक्सिस डिफाइंड ही नहीं होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर इस साल एडवांस्ड में सवाल आया था, दिखाएंगे अभी 2023 में, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स DCT एंड TCT की कोई भी सर्कल्स हो, कैसे मर्जी प्लेस्ड हो। मान लीजिए ये DCT है, दूर दूर बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा क्लियर फिगर दिख जाएगी। ये दूर दूर सर्कल बनाए, अगर ये DCT बनाई और ये रेडिकल एक्सिस बनाई, तो रेडिकल एक्सिस जो होगी बाइसेक्ट करेगी इस DCT को, मतलब AB का मिड पॉइंट P होगा, AB का मिड पॉइंट P होगा, ठीक है। और TCT को भी करेगी भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि DCT को करेगी। अगर आपके पास TCT है सपोज ये वाली, तो इसका भी मिड पॉइंट ये Q पॉइंट होगा, DCT और TCT को बाइसेक्ट करेगी। और डेफिनेशन से ही बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, तो PA PB तो बराबर हो ही गए, समझ गए। क्योंकि क्या डेफिनेशन थी रेडिकल एक्सिस की, वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है, तो यानी PA और PB बराबर है, यानी ऑब्वियसली मिड पॉइंट हो गया वो। इजी प्रूफ है, बट काम की प्रॉपर्टी है, रेडिकल एक्सिस इन्हें बाइसेक्ट करती है। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेते हैं। चलो एक आध इजी सा क्वेश्चन पहले करते हैं, पहले एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन, सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन वैसे तो जब भी लिख देते हैं, होमोजेनाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ये बात मैंने बताई थी तुम्हें कि भाई होमोजेनाइजेशन से क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा सबटेंड राइट एंगल एट ओरिजिन पे। बट क्योंकि ओरिजिन बेटा यहाँ एक स्पेशल पॉइंट है, इसका सेंटर है, तो ना एक्चुअली जबरदस्ती इतना हाईफाई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अगर ओरिजिन सेंटर ही बन जाए तो होमोजेनाइजेशन के बिना भी एक मेथड होगा हमेशा, वो मैं लगाऊंगा। तो देखो इसका सेंटर ये ऐसा है, और ये कह रहा है कॉमन कॉर्ड, तो इंटरसेक्ट तो करेंगे ही,
रेडियस दोनों के बराबर ही थे, इसका सेंटर 0 0, इसका सेंटर A0, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हम बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। इसको ओपन करके लिखिए, और इसको लिखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये कटा ये कटा, -2ax प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, 8 भी कट गया, तो एक a भी काट दो, x की वैल्यू एक तरह से a/2 आ गई, x इक्वल टू a/2 ये लाइन हो गई। अब ये नहीं होमोजेनाइज कर रहे हो क्योंकि सर ये 90 डिग्री सबटेंड कर रही है ओरिजिन पे, तो उससे हो जाएगा, गलत नहीं है कि अगर पहले वाले सर्कल को होमोजेनाइज करें इसके रिस्पेक्ट में और फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 रख दें, उससे आ जाएगा। बट सेंटर है भाई, थोड़ा सा उसको तो रिस्पेक्ट दे कि सेंटर है, ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि वो सेंटर है भाई, तो देयरफॉर मैं क्या ट्रिक लगा सकता हूं, ये एंगल 90 बोल रहा है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, इसका रेडियस अगर तुम ध्यान, इसको सपोज m बोल दो, इस पॉइंट OM, तो ये तो रेडियस 2√2 था, तो क्योंकि वो दोनों बराबर एंगल होंगे, ये 45 हो गया, है ना भाई, 45 हो गए वो दोनों एंगल, क्योंकि 90 डिग्री सबटेंड हुआ सेंटर पे, तो OM जो हो गया, प्रोजेक्शन ले लो 2√2 cos 45, 2√2 cos 45, ये और ये कट गए, यानी OM की वैल्यू 2 आ गई एक तरह से, तो OM डिस्टेंस फिक्स हो गया 2। OM डिस्टेंस निकाल ले यार इस लाइन का, पॉइंट्स ओरिजिन से डिस्टेंस, a/2 की वैल्यू एक तरह से x इक्वल टू a/2 और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस a/2 ही हो गया सीधे सीधे, तो a/2 की वैल्यू 2, यानी a की वैल्यू 4 हो गई भाई साहब, a की वैल्यू 4 हो गई, a की वैल्यू बेटा 4 आ गई। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन के चक्कर में पड़ते बहुत लंबा हो जाता, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इतना सिंपल सर्कल सेंटर एट ओरिजिन है। बट जिनको होमोजेनाइजेशन से प्यार है, मेथड मैंने बता दिया है, पहला सर्कल पकड़ो, इस लाइन की इक्वेशन अच्छी तरह लिखो, यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है भाई, हाँ 2x/a बनेगी, 1 की वैल्यू 2x/a बराबर 1, और 1 की वैल्यू 8 के साथ, क्योंकि ये तो होमोजीनियस ही है, 8 इंटू दिस का होल स्क्वायर करना, फिर बैठ के a+b0 करना, फालतू का काम। जब सेंटर ओरिजिन दिया है तो डायरेक्ट लगाओ ना, थोड़ी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन। चलिए, तो एक अब कॉमन कॉर्ड से रिलेटेड होमवर्क में कर लेना, 2 सर्कल दिए हैं सीधे सीधे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ऑर्थोगोनल, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ऑर्थोगोनल के बारे में आज डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में, कॉमन कॉर्ड की लेंथ ये सब निकालनी है, ये आप की जस्ट प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए फैमिली ऑफ सर्कल करते हैं, फिर उसके साथ भी रेडिकल एक्सिस वगैरह को हम मिक्स करेंगे। तो फैमिली ऑफ सर्कल तुम्हें पता है, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस होती थी, ऐसे ही S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 आपको क्या देता है, अगर 2 सर्कल्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, ये वाले सारे सर्कल्स तुम्हें इस तरह से मिलते जाएंगे, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 से बेटा, राइट, हाँ इस तरह के सर्कल्स मिलते जाएंगे। हटा दो इसको, ये क्या कबाड़ा हो गया, बस तुम्हें समझाने के लिए कह रहा था। सिमिलरली एक सर्कल और एक लाइन के भी इंटरसेक्शन से, इन दोनों से भी इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं, तो S प्लस लैम्डा L बराबर 0 भी, इसमें एक बात नोटिस करनी है, लैम्डा बस -1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि -1 करते ही वो सर्कल रह ही नहीं जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म कट जाएंगी दोनों में, इनफैक्ट वो रेडिकल एक्सिस बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो अभी पढ़ी थी हमने लैम्डा -1 रखते ही यहाँ पे। बट यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू बिकॉज x स्क्वायर y स्क्वायर तो यही है, बस सर्कल में, लाइन में तो है ही नहीं, कटेंगे ही नहीं, फिर इसका मतलब, राइट, का मतलब वो कटेंगे नहीं। बाकी फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से कल करी थी हमने, याद करो, 2 पॉइंट से फैमिली लिखी थी, S प्लस लैम्डा L, इसमें S हम ले लेते हैं डायमेट्रिक फॉर्म से और L को ले लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, कल एक क्वेश्चन में मैंने लगाई थी ये ऑलरेडी। और लास्ट केस बड़ा इंटरेस्टिंग, जेई एडवांस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट, अगर एक गिवन पॉइंट है x1 y1 इस लाइन के ऊपर, तो इसको टच करते हुए भी हजारों लाखों सर्कल बन सकते हैं, नीचे भी बन सकते हैं, और इसकी इक्वेशन मिलती है फिर से S प्लस लैम्डा L ही होता है, S प्लस लैम्डा L ही होता है, L तो ठीक है गिवन है ये वाली, S की जगह ये जो पॉइंट होता है इसको पॉइंट सर्कल की तरह ट्रीट कर लेते हैं हम, यानी S की वैल्यू तुम x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर लिखोगे, बस रेडियस तो 0 ही है, और लाइन L तो वो तुम्हें दी हुई है, ये वाली लाइन L यूज कर ली जाएगी।
तो देखेंगे इस पे क्वेश्चन आज एक कराऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। चलिए इसी पे कर लेते हैं फिर, ये इसी पे ले लेते हैं यही वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, सेज फ्रॉम अ पॉइंट P टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस एंड दिस इक्वल लेंथ। तो अब तीनों सर्कल से अगर इक्वल लेंथ है तो यानी रेडिकल सेंटर हो गया है। तुम्हें पता है कि बेसिकली तीन सर्कल्स गिवन है, तीन सर्कल्स गिवन है और तीनों से इक्वल लेंथ पे टेंजेंट, मतलब इसकी भी रेडिकल एक्सिस, इसकी भी, यानी वो पॉइंट एक्चुअली रेडिकल सेंटर हो गया बेटा। रेडिकल सेंटर निकाल लोगे, ऐसा पॉइंट जो तीनों की रेडिकल एक्सिस पर लाई करे। कॉन्करेंट होती हैं ये रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर पे। तो कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्ट कर लो, दो दो रेडिकल एक्सिस निकाल लो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3x² प्लस 3y² प्लस 3x माइनस 9, और ये क्योंकि 3 से मल्टीप्लाइड थी ना इसलिए, और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा जब तो ये दोनों कटेंगे, तो 8x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। ये हो गई पहली रेडिकल एक्सिस, राइट, पहली लाइन आ गई। अब क्या, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4x² प्लस 4y² प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0 को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कटा, ये हो गया -4x माइनस 7y, और 12 और 9 होते हैं 21। तो 4x प्लस 7y प्लस 21 बराबर 0। इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर दीजिए ताकि हमें रेडिकल सेंटर मिल जाए, मतलब ऐसा पॉइंट मिल जाए जो तीनों रेडिकल एक्सिस पर लाई करेगा। तो तीसरी तो लिखी नहीं, जरूरत नहीं है, दो लाइंस बहुत होती है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। बस अब तो इसको 4x है तो 8x की वैल्यू 3y प्लस 9 है, और वहां से 8x की वैल्यू हो जाएगी -14y माइनस 42। इक्वेट कर दो, -42 और 9 51, 17 3 जा 51, मजा आ गया। y की वैल्यू -3 आ गई, y की वैल्यू बेटा -3 आ गई। x को लग दो, y को -3 यहाँ रख दो, 3 3 जा 9, तो x तो 0 हो गया, x 0 हो गया। तो 0, -3 ये वाला पॉइंट बन गया जहां से तीनों की रेडिकल एक्सिस मीट कर रही है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट तीनों पर एक तरह से बराबर होंगी इस पॉइंट से। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल सेंटर, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक तो देखो रेडिकल एक्सिस का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू P, ये जो P पॉइंट आया है 0, -3, इससे सर्कल निकालना है विच टचेस द लाइन एट द पॉइंट 6, -1, टचेस एट द लाइन एट सम पॉइंट। जब भी इतनी बात लिख दें, टचेस दिस लाइन एट दिस पॉइंट, समझ लो फैमिली ऑफ सर्कल्स का केस 4 बन गया, टचिंग सम लाइन एट सम पॉइंट। तो ऐसा कुछ हो गया, इस लाइन को 6, -1 पर टच कर रहा है, किस लाइन को, x प्लस वाई बराबर 5 को, x प्लस वाई बराबर 5 को टच कर रहा है इस पॉइंट पे। पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन, और उसको इससे पास करा देंगे तो तुम्हें एक तरह से लैम्डा मिल जाएगा। ये पास कर रहा है 0, -3, बिना फैमिली से भी हो जाएगा, लंबा होगा अगर सेंटर अल्फा बीटा मान ले, सेंटर को निकाल ले दो इक्वेशन बना के। बट मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं तुम्हें, फैमिली ऑफ सर्कल से इसका पॉइंट सर्कल लिखो प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन लिखो इक्वल टू 0, और इसमें 0 -3 सेटिस्फाई करा दो। 0 -3 इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, तो 36 -2 प्लस 4 40 इक्वल टू 8 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई, लैम्डा को 5 रख दो। क्विक मेथड है ये वाला, अल्फा बीटा मानते दो इक्वेशन, दो अननोन, बहुत लंबा हो जाता। अब हमारे पास सर्कल आ गया, बाकी तो कंपेयर करना है बस तुम्हें। कर देते हैं, चलो इतना कर दिया है, तो x -6 होल स्क्वायर y +1 होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 5, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, -12 प्लस 5, -12 प्लस 5 होता है -7, प्लस 2y प्लस 7, तो +7, 5 और 2 7, 36
-25, 36 + 1 -25, 12 + 12 = 0। ये बन रहा है भाई सर्कल। यानी कि एक तरह से ए को देखा जाए तो 7 -7 सॉरी, बी को देखा जाए तो 7 और 12 एक्चुअली 2c है, यानी सी की वैल्यू हो गई 6। निकालना था a + b + c। 6 हो गया भाई आंसर। आंसर जो है 6 आ गया। मजा ही आ गया भाई, देखो एक बार में बिना गलती करे। अब बेटा थोड़ी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है ना स्टार्टिंग में, पहले एक दो क्वेश्चन में देख, सिली मिस्टेक मुझसे भी होती है ऐसे तुमसे होती हैं, बट अब कर लिए हैं थोड़े बहुत सवाल, प्रैक्टिस फ्लो में आ गए हैं। चलिए तो ये आंसर हो गया है, बढ़िया क्वेश्चन था। फैमिली ऑफ सर्कल्स एक तरह से उसका केस नंबर 4 मिक्स किया गया था रेडिकल एक्सिस के साथ। देख रहा है ना कितने ब्यूटीफुली दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज थे इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर तुम्हें इंडिविजुअली दोनों चीजें आती थी तो तुम्हें बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, बट नहीं आती थी तो भाई तुझे उतना ही टफ लगा होगा। इसीलिए तो बोलता हूँ नोट्स पढ़ो ज्यादा अपने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह याद होनी चाहिए चीजें कि हाँ अच्छा टेंजेंट जहां से इक्वल लेंथ की टेंजेंट बनती है मतलब वो रेडिकल सेंटर होता है। तुझे ये बात याद ही नहीं है तो तू 1 घंटा बैठा रहे क्वेश्चन लेके, नहीं होगा, होगा ही नहीं, स्ट्राइक ही नहीं करेगा इसलिए। और या फिर ये स्ट्राइक नहीं करेगा कि भाई टच इज अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट मतलब फैमिली ऑफ सर्कल का केस। ऐसे तुम्हें क्विक रिकॉल होना चाहिए इन सब चीजों का। ज्योमेट्री में यही चीजें हैं, जिसको ये रिकॉल है वो क्विक कर लेगा एग्जाम में, जिसको नहीं है वो बैठा हुआ वहां सोच रहा है अच्छा क्या, तो वो बेटा वो लक के ऊपर जा रहा है, एग्जाम में लक फैक्टर उसका बहुत हाई प्ले करेगा। और जो ये सब चीजें याद करके जा रहा है वो एग्जाम में उसके लिए इजी हो जाएंगी चीजें। चलिए 58, family of circle passing through 2 points this and this, chords in which the circle this cuts the member। फिर से एक प्यारा क्वेश्चन, फैमिली मिक्स विद तुम्हारा कॉर्ड्स जहां कट कर रही है, मतलब एक तरह से कॉमन कॉर्ड की बात हो रही है। कॉन्करेंट एट पॉइंट, सम पॉइंट पे कॉन्करेंट है तो तुम समझ गए फैमिली का कन्वर्स लगता है, मतलब फैमिली की टर्म्स में तुम्हें लिखना है उसको, फैमिली के टर्म्स में लिखना है। जिसको भी पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट करना हो या कॉन्करेंट करना हो उसको बेटा तुम क्या करोगे, एक तरह से फैमिली के टर्म्स में लाओगे। तो क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से देखो, कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट से फैमिली लिख लो पहले तो। पॉइंट इसमें क्या होता है, डायमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं, ये तो केस 3 वाला है, केस नंबर 3 का है बेटा ये वाला, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, पहले सर्कल लिखते हैं डायमेट्रिक फॉर्म से, लैम्डा टाइम्स लाइन लिखते हैं। अब लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से, तो इनको 2 पॉइंट फॉर्म से रफ वर्क में देखो जरा क्या होता है। अरे भाई मेहनत का काम है, 7 - 5 हो गया 2 -2/3, सो y - 7 = -2/3 x - 3, तो 3y - 21 = -2x + 6, 2x + 3y = 27, 2x + 3y - 27 हो गया। ये अपना सर्कल का इक्वेशन एक तरह से बन गया। s + λl, थोड़ा अच्छी तरह लिख लेते हैं इस फैमिली को, तो x² + y² -9x इधर है तो +2 λ -9 × x, ठीक है, और 7 5 12 +3 λ -12y, और 18 और 35, 35 और 18 53 ये हो गया, 53 - 27 लैम्डा बराबर 0। तो मैंने क्या किया, लैम्डा के टर्म्स में वेरिएबल सर्कल लिख लिया, कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। पहला स्टेटमेंट, द कॉर्ड्स इन विच द सर्कल कट्स द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर कॉन्करेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन कि भाई अब ये जो सर्कल है इसको S1 बोल देता हूं, और एक नया सर्कल है S2, ये वाला जहां पर ये कट करता है इसको, मतलब कॉमन कॉर्ड की बात की जा रही है, और कॉमन कॉर्ड बोला जा रहा है जो आएगी वो कॉन्करेंट होगी एट सम पॉइंट, ठीक है ना। यानी जो कॉमन कॉर्ड पहले निकालो, दोनों सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके S1 - S2 को जब x² y² कटे, लैम्डा -9 + 4 हो जाएगा, है ना, लैम्डा -5 x, 3 लैम्डा -12 + 6 -6 हो जाएगा, 53 + 3 56
-27 लैम्डा बराबर 0। ऐसा कुछ आ गया, देखो भाई ऐसा कुछ आ गया है ना। तो अब ये एक फैमिली ऑफ लाइंस आ गई, देखो। हाँ सर, लैम्डा वाली टर्म्स इकट्ठी करो, ये तीनों टर्म्स इकट्ठी करो, और बाकी तीन टर्म मतलब -5x -6y प्लस 56 अलग किया, प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y -27। सो S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 फॉर्म में ये लाइन बेटा निकल गई, समझा। देख L1 ये वाली फर्स्ट लाइन हो गई, प्लस लैम्डा टाइम्स L2, यानी अब ये फैमिली ऑफ लाइंस के टर्म्स में हो गई। और फैमिली ऑफ लाइंस तुझे पता है हमेशा जो है L1 और L2 के जो इंटरसेक्शन है इन सब से पास करती हुई कोई भी लाइन है, यानी कि तुम्हें इन दोनों को बस सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 27 और -5x प्लस 6y प्लस 56 मतलब 5x प्लस 6y इक्वल टू 56। ठीक है भाई, इन दोनों को सॉल्व कर डालो जरा जल्दी से। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 5 माइनस 4x, ये 6 कट गया, 56 माइनस 54, 27 का डबल, यानी x की वैल्यू तो भाई 2 आ गई, मजा ही आ गया। यानी कि 10 प्लस 6y इज 56, y की वैल्यू 46/6, 23/3, तो y आ गया 23/3, यानी कि 2,23/3 आंसर हो जाएगा। 2,23/3 विल बी दैट फिक्स पॉइंट। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचने में कई बार बहुत लंबा लगता है, बट अगर लाइन स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पहले एक वेरिएबल फैमिली लिखी, उसकी वेरिएबल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आई, वो वेरिएबल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कह रहे हैं हमेशा कॉनकरेंट होगी, यानी वो वेरिएबल जो होगी लाइन उसको हमने फैमिली के टर्म्स में एस्टैब्लिश कर लिया और फैमिली के टर्म में लिख लिया, फिर तो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया हमने और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आना बढ़िया, देख अच्छा क्वेश्चन। अभी ऐसा और आएगा कन्वर्स ऑफ फैमिली पर एक और दूंगा, बट वो थोड़ा ऑर्थोगोनल के साथ मिक्स दूंगा। तो पहले ऑर्थोगोनल सर्कल समझ लेते हैं, फिर तुम्हें वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, तो देखो साथ साथ थ्योरी भी बताए जा रहा हूं मैं तुम्हें मैंने रेडिकल एक्सिस वगैरह की बातें बता दी, रेडिकल सेंटर बता दिया, साथ में मैंने तुम्हें फैमिली ऑफ सर्कल्स की चीजें भी मिक्स कर दी उसके साथ। अब मैं ऑर्थोगोनल सर्कल्स को भी लेके वो भी बेटा इन सबके साथ खिचड़ी मचा दूंगा। देखो अगर तुम रेगुलर क्लासेस में करोगे तो ऑब्वियसली तब थोड़ी मैं खिचड़ी मचाऊंगा, फिर तो तुम्हें अलग अलग एक एक चीज बढ़िया बढ़िया करके डिटेल में कराता, बट क्योंकि बेटा आप वरुण एडवांस बैच में है तो मतलब ये है कि अब आप सब वो हैं जो सब पढ़ चुके हैं एक बार, तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए ये सब चीजें करा रहा हूं। तो जिनको अगर ये टफ लग रहा है बेटा, आपको पहले बेसिक्स करने हैं, आपको इसीलिए वो टफ लग रहा है। ट्रस्ट मी, जो बच्चे प्रॉपर पढ़ के बैठे हैं उन्हें लग रहा होगा कि सर मजा आ गया, वाह क्या चीजें बता रहे हो, मजेदार किसी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। बट जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उन्हें यार दिक्कत आएगी। देख इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बैच पहली बार पढ़ने के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो एक बार एक तरह से रेगुलर बैचेस में कहीं ना कहीं पढ़ाई कर चुके हैं और अब एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट मेंस लेवल की बढ़िया तैयारी करके बैठे हैं। चलो भाई, ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर सर्कल, मतलब बेसिकली इनकी जो टेंजेंट्स होती हैं वो एक तरह से परपेंडिकुलर होती हैं इंटरसेक्शन पे, यहाँ भी, या ऐसे बोल ले कि ये जो सेंटर से पास करेगी क्योंकि नॉर्मल है, उसके सेंटर से पास कर जाएगी। ये R1 है, ये R2 है, तो ये D डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, सो ऑब्वियसली जो एक रिलेशन आ जाएगा D स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए ये एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इसी के साथ एक और रिलेशन प्रूव हो जाता है जब अगर इसको -G1 -F1 -G2 -F2 कर दें, GFC के टर्म्स में आ जाता है 2G1 G2, इसी रिलेशन में डाल देना वैल्यू तो आ जाता है 2F1 F2 इज C1 प्लस C2। इसको बोलते हैं हम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो ऑर्थोगोनल सर्कल में बस 3 चीजें याद रखनी है, मतलब है टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगी। दूसरा पाइथागोरस वैलिड होगी, मतलब D स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, कल भी यूज किया था। और एक कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। चलिए तो देखते हैं अब इस पे एक दो सवाल देखते हैं। हाँ यही वाला कह रहा था मैं, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ये। द सर्कल्स विच कट द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। अच्छा, कह रहे हैं एक सर्कल है जो इस वेरिएबल सर्कल से जो पास करेंगे इन दोनों से, क्योंकि इन दो पॉइंट से तो एक वेरिएबल सर्कल पास करेगा, मतलब बहुत सारे सर्कल पास करेंगे, उन सारे सर्कल्स को एक सर्कल कट कर रहा है ऑर्थोगोनली।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जब मेरे को दिखा था, मेरे को भी 10 मिनट लग गए थे सोचने में। तो ध्यान से देखिए, सर्कल्स विच कट द फैमिली ऑफ सर्कल्स, पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा भाई इसको। सर्कल्स विच कट द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी ऑर्थोगोनली पास थ्रू टू फिक्स पॉइंट, मतलब उस सर्कल को भी फर्दर फैमिली में लिखना है। बहुत सारी फैमिली की फैमिली लगने वाली है। मतलब देख, एक तो सर्कल एस है जो इसकी फैमिली ऑफ सर्कल से एक वेरिएबल सर्कल बनेगा, है ना। चलो उसको तो लिख ही लेता हूं। एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर डायमेट्रिक फॉर्म, प्लस वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री, प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन, इन दोनों की 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप दिख रही है 2/2, 1 हो रही है स्लोप तो, अरे वाह। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन लाइन हो रही है, देखो। हाँ, y इक्वल टू एक्स माइनस वन हो रही है, बिल्कुल हो रही है सर। तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन ये लाइन हो गई, यानी कि y माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0। तो ये एक वेरिएबल सर्कल हो गया जो दो उन पॉइंट से पास कर रहा होगा। अच्छी तरह लिख लो जरा खोल के इसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस सिक्स, है ना भाई, क्योंकि यहां से माइनस सिक्स एक्स आता, वहां से माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा, सॉरी माइनस एक्स कॉमन, लैम्डा प्लस सिक्स, देख लेना भाई सही लिख रहा हूं ना। और y कॉमन, लैम्डा माइनस फोर, और प्लस एट प्लस थ्री, 11 प्लस लैम्डा बराबर 0। देख लो भाई, क्या मैंने फैमिली सही लिखी है? वेरिएबल सर्कल्स लिख दिए जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब इसको कह रहे हैं द सर्कल्स विच कट दिस फैमिली ऑर्थोगोनली। तो एक नया सर्कल एस डैश लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। और ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं बेटा। ये क्या है? ऑर्थोगोनल है। ये ऑर्थोगोनल है। जीएफसी तो पता नहीं, वेरिएबल्स हैं, हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अब इस सर्कल को एक तरह से फैमिली में लिखना है एस डैश को, क्योंकि बोल रहे हैं पास थ्रू टू फिक्स पॉइंट, मतलब ये जो सर्कल एस डैश माना है ये दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, यानी वो फैमिली की तरह लिखा जाएगा। ठीक है भाई, देखता हूं क्या होगा। तो पहले तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन लिख लेता हूं, 2g1g2, इसका g हो गया माइनस ऑफ दिस बाय 2, है ना। सेंटर नहीं निकालना है भाई, g1 निकालना है, राइट। तो 2g ये होता है, तो g1g2 हो गया 2g1g2, मैं बेसिकली ये लगा रहा हूं 2g1g2। तो 2 और 2 तो कट गया वो, सो माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 6 इंटू g1g2 हो गया, देख लो ये 2f1f2 कट गया, 2f1 f2 f है इक्वल्स टू c1 प्लस c2 11 प्लस लैम्डा प्लस c। ठीक है भाई, ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हो गई। इसके बाद अब बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो, एक काम करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल आ गए, बिल्कुल आ गए सर। तो हम एक काम करते हैं, सब कुछ पहले तो राइट में ले जाता हूं। देख, 11 प्लस लैम्डा प्लस सी प्लस लैम्डा प्लस 6 इंटू जी प्लस 4 माइनस लैम्डा इंटू एफ बराबर 0। और अब लैम्डा वाली टर्म इकट्ठी कर लो, एक ये रही और एक ये रही। तो लैम्डा कॉमन 1 प्लस लैम्डा के बिना वाली पहले लिख ले, 11 प्लस सी प्लस 6g प्लस 4f प्लस लैम्डा कॉमन 1 प्लस g माइनस f। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये इसको हमेशा ऑर्थोगोनली कट करेगी, मतलब ये सारे जो सर्कल्स हैं, अब ध्यान से सुनना भाई, ये तो एक वेरिएबल सर्कल था लैम्डा के टर्म में, बट वो कह रहा है कि जो तुम्हारा सर्कल है एस डैश, वो इन सारे सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करे, मतलब इस फैमिली के सारे मेंबर्स को, मतलब लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं होना चाहिए। यानी जो लैम्डा की कोफिशिएंट आ रहा है ये तो 0 होना ही चाहिए। इसको 0 रखूंगा ताकि हर लैम्डा, फॉर एवरी लैम्डा, बेसिकली आइडेंटिटी ऐसी बननी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है दैट द सर्कल्स विच कट द फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑर्थोगोनली, मतलब इस पूरी फैमिली को ही ऑर्थोगोनली कट करेगा, मतलब लैम्डा पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यानी ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई, 1 प्लस जी माइनस एफ बराबर 0, 1 प्लस जी माइनस एफ बराबर बेटा 0 आ जाएगा, है ना। और ये वाली चीज भी फिर 0 हो गई, क्योंकि 0 है, इक्वल टू 0 था। सो 11 प्लस सी प्लस 6g प्लस 4x
ही 0 होना चाहिए। देख लो भाई एक बार, कहीं गलती तो नहीं करी है कोई कैलकुलेशन में। ठीक ही लग रहा है। और अब क्या करते हैं, देख अभी भी दो ही क्वेश्चन है, 3 अननोन्स है जीएफसी, बट बेसिकली तुम्हें वेरिएबल लैम्डा एक के वेरिएबल के टर्म्स में फैमिली लानी है, तो देख एक वेरिएबल तो रहेगा, एस डैश को फैमिली के टर्म्स में लिखना है। तो एक काम करते हैं, यहां से देखो एफ को 1 + g लिख लेता हूं, एफ को 1 + g यहां लिख देता हूं, ये रहा एफ को 1 + g यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो 11 + c + 6g + 4 × 1 + g, यानी ये हो गया 11 + c + 6g + 4 + 4g, तो 10g + 15 + c0, मतलब c की वैल्यू -10g -15। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से सब कुछ c के टर्म्स में ले आता हूं। जो सर्कल था हमारा एस डैश, वो था x² + y² + 2gx + 2fy + c, है ना। तो मैं कह रहा हूं देखो c को भी हटा दो g के टर्म्स में, ये वैल्यू लिख दो, और f को भी हटा दो 1 + g, तो x² + y² + 2gx + 2y, f की जगह लिख दो 1 + g, और c की जगह लिख दो -10g -15, राइट। जी के टर्म्स में मैंने एक तरह से सर्कल बना लिया। अब इसको फैमिली की तरह लिख पाऊंगा क्योंकि एक वेरिएबल रह गया जी। जी की सारी टर्म्स, ये वाली और ये वाली इकट्ठी करता हूं, बाकी सब अलग। तो x² + y² + 2y -15 प्लस जी कॉमन 2x + 2y -10 = 0। आ गया क्या फैमिली के टर्म्स में, देख एस डैश, ये सम सर्कल एस प्लस ये कुछ लैम्डा हो गया एक तरह से वेरिएबल g टाइम्स सम l आ गया, यानी एक तरह से आपने इसको एक तरह से एस डैश को एक सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन में लिख दिया, यानी ये इस सर्कल के और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से बेटा पास करेगा। समझ गया, क्योंकि ये दोनों फिक्स पॉइंट से हमेशा पास करेगा। ये x1 y1, ये x2 y2, यानी x² + y² + 2y -15 = 0। ये सर्कल हो गया, और लाइन तुम्हारी हो गई ये वाली, तो एक 2 भी काट दो इसमें, तो x + y = 5, तो x + y = 5 और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पास करेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। निकालना क्या है, अच्छा वो दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ गया ना। तो अब ये वाला x1 y1 हो गया एक तरह से, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है वैसे, x2 y2 ये है। तो अब मुझे जो चाहिए, तो या तो देख लेते हैं पॉइंट अच्छे से आ गए, तो x की वैल्यू 5 - y यहां डाल देता हूं, 5 - y का होल स्क्वायर, तो 25 + 2y² -10y, तो 2y² -8y, अगले पेज पे लिखते हैं 2y² -8y और +10 = 0, 2 भी कट गया, y² -4y + 5 = 0। फैक्टर बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहे भाई, ये तो नॉन रियल रूट्स ही आ रही हैं। कोई बात नहीं, बट उसने आई थिंक बोला हुआ है मे बी रियल और इमेजिनरी। अच्छा, यानी कि अब बेसिकली वो समझ गए, कॉन्सेप्ट तो लगा दिया, बट हो रहा है कि क्या हो रहा है, इसके रूट्स ही नॉन रियल आ रहे हैं। कोई बात नहीं, वो कह रहा है नॉन रियल रूट्स हैं, रहने दो, नॉन रियल ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y1 और y2 अगर इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करता हूं, y1 + y2 हो गया 4, y1 × y2 हो गया 5। हमें निकालना है क्या, y1³ + y2³ इतना पार्ट, तो y1 + y2 का जो होल क्यूब ले लेता हूं, 4 का क्यूब, तो ये हो गया y1³ + y2³ + 3y1 y2 इंटू y1 + y2। देख रहे हो ना क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गया है। तो y1³ + y2³ + 15, 3 × 5 × 4, y1³ + y2³ 20 60 4 आ गया भाई। y1³ + y2³ की वैल्यू 4 आई है, अभी x1 की भी निकालनी है।
x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब की भी वैल्यू निकालनी है भाई, वो भी। अब या तो एक काम कर, दोबारा से x में क्यूबिक बना ले, x में क्वाड्रेटिक बना ले, जैसे मैंने y में क्वाड्रेटिक बनाई थी, ये x में बना सकते हो y को एलिमिनेट करके, है ना। बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, कुछ खुरापाते चल रही हैं कि x की जगह, क्योंकि ये रिलेशन तो है x प्लस वाई 5, तो यानी x1 प्लस y1 5 है, यानी कि x1 को लिख लेता हूं 5 माइनस y1, तो लिख लेता हूं 5 माइनस y2। और अब इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब लगा दूं, मन तो कर रहा है देख लगाने का। या फिर यार अब मेरे माइंड में ये भी चल रहा है, क्यों इतनी मेहनत करूं, क्यों ना डायरेक्टली बेटा x में ही क्यूबिक बना लेते, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, कौन इतनी मेहनत करे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर की जगह 5 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 15। एक तरह से मैंने x में ही जल्दी से क्वाड्रेटिक बना ली। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x माइनस 12x, 10 और 10 से तो 0 ही हो गया। एक सेकेंड, 25 कट गया, ये क्या हो गया, एक मिनट, माइनस 15 ही था, देख लीजिए जरा, प्लस 10 था ना ये, माइनस 10 क्यों लिख दिया, प्लस 10 है ये, तो प्लस 20 हो गया बेटा। 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 बराबर 0। फिर से ऑब्वियसली नॉन रियल रूट्स, x1 x2, सम ऑफ रूट्स हो गए 6, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गए 10, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, इसको क्यूब कर दो, प्लस 3x1 x2, x1 प्लस x2 हो गया 6 का क्यूब, तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब हो गया 216 माइनस 180, 36। x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब 36 आ रहा है, y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब 4 आ रहा है, 36 और 4 मिला के भाई 40 होना चाहिए आंसर। आंसर जो है 40 होना चाहिए। था ना बढ़िया क्वेश्चन, देखो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन में थे। सबसे पहले तो फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये लगा। उसके बाद आपका ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगी, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। उसके बाद जो ऑर्थोगोनैलिटी में भी आइडेंटिटी की कंडीशन लगी कि फॉर ऑल लैम्डा ऐसा होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा 0। और उसके बाद बेटा ये जो इक्वेशंस आई, इससे रिवर्स ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल एस प्लस लैम्डा एल के फॉर्म में हमने लाइन को, सर्कल को लिखा, यानी वो इन दोनों पॉइंट फिक्स पॉइंट से हमेशा पास करेगी फैमिली। और उसके बाद भी बेटा चैन नहीं मिला, उसके बाद भी हमें क्वाड्रेटिक वगैरह के कॉन्सेप्ट लगा के ए क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह के फॉर्मूले से ये चीज क्रिएट करनी पड़ी। 40 आंसर था ना, जबरदस्त। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन टीजर्स है जो हमने सर्कल्स में किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे लग गए इसके अंदर, साथ साथ कैलकुलेशन भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बताइएगा जरूर कैसा लगा भाई ये वाला ब्रेन टीजर। चलो 60, अब एक हल्का ले लेते हैं, इतना भारी भरकम करने के बाद पानी पी लो भाई थोड़ा सा, ताकि तुम्हें थोड़ा सा सांस आ जाए बेटा ऐसा सवाल करने के बाद। मैं भी पी लेता हूँ, चल मैं तो पी ही लूंगा, तुम्हारा पीना बेटा ज्यादा जरूरी है। 3 सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भैया R1 R2 R3 तीनों अलग अलग हैं और तीनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, समझ गया। अच्छा, तो जो सेंटर है C1 C2 C3, उनके बारे में बात करनी है, वो ट्राइंगल कैसा बनेगा। तो देख, अभी हमने एक बात पढ़ी थी, ऑर्थोगोनल के केस में C1 C2 का जो डिस्टेंस होता है वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर होता है ना। यानी कि मैं तीनों इक्वेशन जल्दी लिख देता हूं, C1 C2 होल स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, C2 C3 होल स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, और C1 C3 होल स्क्वायर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इस बार मैंने ये वाली इस्तेमाल करी। अब वो कह रहे हैं कि कैसा ट्राइंगल हो सकता है इक्विलैटरल ऑब्ट्यूज राइट एंगल। तो देख भाई, इक्विलैटरल तो मुझे दिख गया नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल रखने की कोशिश भी करी बेटा, कोशिश भी करी, है ना भाई, क्योंकि इक्विलैटरल है, तीनों इक्वल होनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूं जैसे दो को इक्वल रखोगे, अगर C1 C2 बराबर C2 C3 रखोगे, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर रखोगे, यानी R1 R3 बराबर हो गए, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्टिंक्ट लिखे हुए हैं।
डिफरेंट रेडियस, यानी इक्विलैटरल क्या, आइसोसेलेस भी नहीं हो सकता ये ट्राइंगल तो। ठीक है भाई, ठीक है सर बिल्कुल। कांट बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड, कांट बी राइट एंगल्ड। तो देख राइट एंगल पहले मुझे आसान दिख रहा है क्योंकि पाइथागोरस की वैलिड होनी चाहिए। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो किन्हीं दो को ऐड करके तीसरी मिलनी चाहिए पाइथागोरस का मतलब, तो राइट एंगल का मतलब तो ये है। कोई सी भी दो ले ले, पहली दोनों ले लेता हूं सपोज। तो फॉर राइट एंगल फॉर 90 डिग्री C1 स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके ये लिख देता हूं, है ना सर, कोई से भी दो ले ले, एक बात एक ही है। तो R1 स्क्वायर प्लस 2R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, दिस प्लस दिस बराबर दिस कर दिया। और अब खेल तुम समझ गए, जैसे ये कटा तो यहां से तो 2R2 स्क्वायर 0 ही आ गया, तो रेडियस ही 0 हो गया, मतलब फिर से NP हो गया। NP मतलब नॉट पॉसिबल हो गया भाई, है ना भाई, क्योंकि रेडियस 0 कैसे हो जाएगा एक सर्कल का। तीनों सर्कल्स ऑब्वियसली तमीज वाले सर्कल होने चाहिए, ये 0 सर्कल का बेहुदा सर्कल, पॉइंट सर्कल की बात यहां नहीं हो रही है। ऑर्थोगोनली कैसे कट होगा वरना। ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है या नहीं, चलो राइट एंगल भी नहीं हो सकता। और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में अब देख, ऑब्ट्यूज कैसे निकालता है, कोसाइन रूल से निकालते हैं ऑब्ट्यूज, है ना भाई। कोसाइन रूल अगर मैं इसका मान ले कॉस थीटा निकालता हूं, किसी भी एक का कॉस थीटा क्रिएट करता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना। तो C1 C2 होल स्क्वायर प्लस C1 C3 होल स्क्वायर माइनस C2 C3 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 C2 1 C3, है ना। यही तो कोसाइन रूल होता है, यही तो बेटा कोसाइन रूल होता है। अब सबकी वैल्यू डालता हूं ये तीनों की। इस बार मुझे C1 स्क्वायर प्लस C2, तो ये आ जाएगा भाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ये आ जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, और नीचे 2 रूट C1 C2 की जगह बेसिकली रूट ऑफ दिस आ जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और C1 C3 की जगह R1 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर कट गए, 2R1 स्क्वायर अपॉन 2 रूट समथिंग हो गया, 2 को भी बेटा उड़ा दो, तो ऐसा कुछ आ गया कॉस थीटा। तो अब ये कुछ भी पॉजिटिव नंबर है और R1 स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा क्लियरली दिख रहा है, हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है भाई। ऑब्ट्यूज एंगल अगर आता तो भाई ये तो नेगेटिव आना चाहिए था, है ना, कोसाइन रूल से तो कॉस थीटा नेगेटिव आना चाहिए था, बट कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये ट्राइंगल हमेशा एक्यूट एंगल ही बनेगा, यानी ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन भी सही है। तो ए बी सी अपने हो गए करेक्ट, था ना बढ़िया। थियोरेटिकल प्रॉब्लम था देख, है ना, थ्योरी मतलब उस तरह का नहीं था कि एबीसी उसको सॉल्व करना है हमें, इस तरह के भी मल्टीपल करेक्ट आपको आने चाहिए। चलिए अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं ब्रेन टीजर नंबर 61। ये मैं चाहता हूं एक बार होमवर्क में करो, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा ना तो फिर तो तुम देख ही लोगे इसका सोल्यूशन, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगना है, मुश्किल से 4 लाइन का क्वेश्चन है। होमवर्क में ट्राई करिएगा, मजा आएगा, नहीं होगा तो देख कल तो या नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे ही करेंगे। 62 पर आ जाओ भाई, 62 नंबर पर आ जाते हैं। 62 नंबर क्या है सर, एक और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब देख थोड़े से ना ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो बहुत करा दिए, इक्वेशंस, ऑर्थोगोनल की कंडीशन, फैमिली ऑफ सर्कल। कई बार क्या होता है प्लेन ज्योमेट्री मतलब सिंपल फिगर विगर देख के भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेडियाई ऑफ ऑल द सर्कल्स विच टचेज ऑल द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस है कोई, एक पेयर ऑफ लाइन तो नहीं है क्योंकि 3 डिग्री इक्वेशन है। अगर मैं देखूं एक्स वाई कॉमन भी आ रहा है, x माइनस 2y माइनस 4, यानी कि एक तरह से 3 लाइंस हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है जी, ऐसी कोई 3 लाइंस है, तो इन 3 लाइंस को कह रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेडियाई ऑफ ऑल द सर्कल्स, सारे सर्कल जो इन 3 लाइंस को टच करेंगे। जरा इन 3 लाइंस को बनाएं, इन 3 लाइंस को बनाते हैं जरा भाई, इन 3 लाइंस को प्यार से बनाया जाए। देखो ये वाला जो है पॉजिटिव स्लोप का है, x 0 डाल के y माइनस 2 आ रहा है,
और y0 डाल के x4 आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। और एक तो x0 y0, यानी ये वाला ट्राइंगल की बात की जा रही है, OAB ट्राइंगल की बात की जा रही है भाई। अब OAB ट्राइंगल को कितने सर्कल्स टच करेंगे, बस ये सोच के बता। OAB ट्राइंगल को कितने सर्कल टच करेंगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द सर्कल विच टच दीज 3 लाइंस। तो भाई देखो, किसी भी सर्कल को टोटल 4 सर्कल टच, किसी भी ट्राइंगल को की साइड्स को 4 सर्कल टच करते हैं। एक तो तुम सभी जानते हो, भली बाती, सर हम तो एक ही जानते थे। अरे भाई 3 और होते हैं, ये होता है इन सर्कल, ऐसे 3 एक्स सर्कल्स भी होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बोला है कि एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो हमारे पास, तुम्हें अगर ये बात नहीं पता है तो देख लो भाई, जब भी आप एक ट्राइंगल बनाएं तो एक ट्राइंगल की साइड्स को एक्चुअली 4 सर्कल्स टच करते हैं। एक तो उसका इन सर्कल होता है इस तरह से, एक तो इन सर्कल होता है, एक्स सर्कल ये वाला होता है, देखो ये भी तो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, बस एक्सटेंड करा हुआ है। तो क्या हुआ, ये बोला थोड़ी है कि भाई एक्सटेंड करना अलाउड नहीं है, ने थोड़ी बोला इंटरनली टच करना चाहिए, एक्सटर्नली टच कर रहा है। सिमिलरली यहां पर भी एक हो सकता है जो इन दोनों को प्रोड्यूस करके टच कर रहा है। किसी भी सर्कल के 4 एक्स सर्कल्स होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के, सबके रेडियस भी अलग अलग हो सकते हैं, होते ही हैं इनफैक्ट। तो ये जो बाहर वाले 3 बने हैं, ये तो गलत बना दिया मैंने, सॉरी, साइड नहीं बनेगा क्योंकि ये तो 2 ही साइड को कर रहा है, तीसरी को नहीं कर रहा। ये वाला बनाना है, तीनों साइड्स को कर। ये बेटा जी, ये होते हैं 3 एक्स सर्कल्स, किसी भी सर्कल के 3 एक्स सर्कल्स होते हैं भाई, समझ गया ना। एक्स से तुझे याद ही रहेगा, सर मेरे तो एक ही है एक्स, कोई बात नहीं बेटा, I1 I2 I3 इनको बोलते हैं, और ये I होता है इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर होता है I, एक्स सेंटर, आई एम श्योर करा होगा तुमने ये बात ज्योमेट्री में या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, कहीं ना कहीं तुमने एक्स सेंटर्स की बात करी होगी। तो एक्चुअली ऐसे 4 सर्कल्स होंगे जो किसी भी ट्राइंगल को टच करते हैं, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को टच करते हैं। तो इन सेंटर हमें क्या करना है, इनका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेडियाई निकालना है। अच्छा, यानी कि, और तुम्हें एक बात और पता है, इसके रेडियस को मैं R1 बोलता हूं, सॉरी R बोलता हूं, इस मैं क्या मतलब है स्टैंडर्ड, इसको R1, इस वाले को R2 और इसको R3 बोला जाता है, एक्स रेडियस, ठीक है। अब निकालना क्या है सर, हमें निकालना है 1/R1 सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब समझदार व्यक्ति समझ गए, सर 1/R तो निकाल लूंगा डेल्टा बाय एस करके, डेल्टा बाय एस होता है R की वैल्यू, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हाफ, बेस हो गया 4, हाइट हो गई 2, तो 4 आ गया, ये तो डेल्टा 4 आ गया। एस सेमी पेरीमीटर, 4 2 और ये 16 4 20, 2√5, तो 2√5 प्लस 4 और 2 6/2, एस हो गया √5 प्लस 3, एस हो गया √5 प्लस 3, राइट। यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू डेल्टा बाय एस 4/3 प्लस √5 हो गई। स्मॉल आर तो निकल आया। अब सर क्या सारे निकालूं बैठ के, स्मॉल R1 का भी ऐसे तो मुझे आता है, स्मॉल R1 का भी फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, डेल्टा बाय एस माइनस ए होता है भाई, नहीं पता तो याद कर लो। जैसे स्मॉल आर का डेल्टा बाय एस होता है, ऐसे ही एक्स सर्कल का, इस वाले का एक्स रेडियाई डेल्टा अपॉन एस माइनस है, डेल्टा अपॉन एस माइनस भी डेल्टा, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, जो एसओटी पढ़ चुके हैं बच्चे उन्हें पता होगा इसकी वैल्यू 1/R ही होती है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 की वैल्यू 1/R ही होती है। तो एक्चुअली जो तुमने निकालना है वो तुमने कुछ भी नहीं निकालना है, 1/R प्लस 1/R निकालना है, यानी 2/R निकालना है, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो, यानी √3 प्लस √5/2। अब देखो भाई सर ऐसा क्यों होता है, ये 1/R क्यों होता है, चलिए ये भी प्रूव कर देता हूं, 1 सेकंड लगेगा। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R के बराबर होता है। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है भाई, 1/R1, R1 का फॉर्मूला भी बताया, डेल्टा बाय एस माइनस ए, तो एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। तो ऊपर आ गया 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डेल्टा, ये होता है 2s।
3s माइनस 2s बाई डेल्टा, यानी s बाई डेल्टा हो गया, विच इज क्लियरली 1/r, RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो याद रखो कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एक्चुअली 1/r होता है। तो ये सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द एक्स। कितने कॉन्सेप्ट लग गए यार, यहां देख, स्ट्रेट लाइन से शुरू किया, उसके बाद इन सर्कल का फॉर्मूला, एक्स रेडियस का फॉर्मूला, एक्स रेडियाई का रिजल्ट। अभी सवाल बेटा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अभी तो उसने आगे बहुत मेहनत करवाई है तुझे। क्या कह रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेडियाई ऑफ ऑल द सर्कल्स इज दिस, यानी ये चीज कह रहा भैया इसके बराबर है, हमें तो ऐसा चाहिए। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय समथिंग, समझ रहा हूं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में लाना है, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाना है। अच्छा, तो देख भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अब अपने को। तो जो सम ऑफ आंसर आया हमारा अभी तक आया है 3 प्लस रूट 5/2। हमें ये चीज चाहिए k टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा तुम्हें पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी एक तरह से ये k इंटू 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय पी है। 2 बाहर चाहिए, तो यानी कि ये चीज 2k टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाय पी ऐसे फॉर्म में लानी है। तो एक काम करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं ताकि 2 तो एक बाहर आए। तो 2 3 प्लस रूट 5/4, समझ गया, समझ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा, देख अगर मैं इस 2 को भी अंदर ले जाऊं, 6 प्लस 2 रूट 5/4 लिख दूं, यानी कि बेटा, अरे वाह मजा आ गया, ऊपर बेटा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। समझा कि नहीं समझा, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर यही होता है देख। और मेरे दिमाग में अब थोड़ी सी जो है क्या चल रही है, समझ ही गया क्या चल रहा है सर आपके दिमाग में। आपके दिमाग में चल रहा है रूट 5 प्लस 1/4, ये कर लेता हूं क्योंकि ये अच्छी सी वैल्यू होती है, इंटू 4 कर लेता हूं, इंटू 4 कर लेता हूं। रूट 5 प्लस 1/4 किसका होता है भाई, 5 प्लस 1/4 कॉस 36 डिग्री होता है, यानी कॉस पाई बाय 5 होता है, यानी इसकी जगह 4 कॉस स्क्वायर पाई बाय 5 लिख लेता हूं। और अब इसको जैसे ही इसके साथ कंपेयर करूंगा बेटा जी, तो देखिए 2k बराबर 4, 2k बराबर 4 मतलब k तो बराबर 2 हो गया, और पाई बाय p था, ये पाई बाय p था, तो p बराबर 5 हो गया, k2p5। ये बन रहा है भाई आंसर, देखो जरा, k2p5, फाइंड k प्लस p 7, बिल्कुल सही, मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया। तो फिर से देखो इस क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या ही बताऊं बेटा, फैमिली ऑफ लाइन, पेयर ऑफ क्यूबिक, पेयर क्या मतलब, तीन लाइंस लग रही थी, उसके बाद उसका इन रेडियस, उसके बाद एक्स रेडियस, एक्स रेडियाई में रिलेशन, उसके बाद लास्ट में जाके बेटा हमारा ये फॉर्मूला भी, ट्रिग्नोमेट्री 1 भी लग गई, रूट 5 प्लस 1/4 कॉस 36 की वैल्यू। था ना बढ़िया, देख जबरदस्त क्वेश्चन लगता है मुझे ये वाला। अगेन आज की क्लास में तुम समझ ही गए होगे भाई, सर आपने लेवल एकदम बढ़ा दिया, तो देख धीरे धीरे करके लेवल तो बढ़ना ही है भाई। चलिए अब एक आसान है ये वाला होमवर्क में करना, 63 नंबर, थोड़ा सा पैराबोला है, कोई बहुत ज्यादा पैराबोला का काम नहीं है, सिर्फ पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है तुम्हें पता है, 4a होती है, का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं है। इजी क्वेश्चन, जी बिल्कुल। चलो एक और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करते हैं, एक और ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करते हैं। मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, अभी हम कुछ सर्कल के वो एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसमें ज्योमेट्री हल्की फुल्की लग रही है, तो 3 अभी वही करेंगे। एक ये वाला किया अभी हमने जिसमें ज्योमेट्री लगी है ना, अब इतने भारी भरकम नहीं, बट हाँ देखिए क्या है, 3 सर्कल्स लाई ऑन अ प्लेन सो दैट ईच ऑफ देम एक्सटर्नली टचेस द अदर टू ऑफ देम हैज रेडियस 3, थर्ड हैविंग रेडियस 2। समझा बेटा क्या है, फिर से वैसी कहानी कुछ, ये 3 है, ये 3 है, और एक 2 रेडियस वाला सर्कल है, ये सब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब इस तरह से प्लेस्ड हैं, ठीक है। इफ ABC आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द सर्कल्स एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज A, ये A है, ये B है, ये C है एक तरह से, और ऑब्वियसली तुम इसके सेंटर्स को तो जोड़ोगे ही भाई, क्योंकि वहीं से एक सवाल पकड़ में आना है, वहीं से सवाल बेटा पकड़ में आना है।
ये तुम्हारा ABC एक तरह से हो गया है। ठीक है, और साइड्स ये वाली हो गई 3 3 3 3 2 और 2। ठीक है, ऐसा कुछ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताना है। ज्योमेट्री लगा के तुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्रिएट करना है। दिस वन, ये ट्राइंगल का एरिया क्रिएट करना है एबीसी का। सर्कल देख, प्लेन ज्योमेट्री लगेगी इसमें, ऑब्वियसली प्लेन ज्योमेट्री लग रही है। तो देखो थोड़ा सा इस ट्राइंगल को अलग से बना लेता हूं। ये तुम्हारा C1 था, ये C2 था और ये C3 था, है ना भाई। उल्टा बना लेते हैं, चलो उल्टा बनाए उल्टा ही बना लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता हो तो कैसा भी बना लो। मैं तो फिगर से मैच करने के लिए C1 C2 और C3, तो ये 3 और 2 5 है ये साइड, हाँ, और ये भी 5 है। चल साइड लेंथ ही लिख लेता हूं। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 है, ये 3 है। तो अब एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नाम की चीज है, क्योंकि दिस अपॉन दिस, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, यानी ये बेस के पैरेलल होगा, है ना। बचपन की याद आ गई सर, 10th क्लास की, वैसा कुछ लग गया। और एक और बात हो गई पक्की कि ये वाला जो है एक तरह से मिड पॉइंट भी होगा। मिड पॉइंट है तो और ये आइसोसेलेस था तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, है ना। ये एंगल 90 होगा, क्योंकि समझ गए ना भाई, क्योंकि ये 3 3 थी और ये दोनों वैसे ही बराबर है। एक तरह से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ है। कौन सा? C1 C2 C3 आइसोसेलेस बना हुआ है, तो ये 90 है। ठीक है सर। तो देखो भाई, अब मुझे एक बात दिख गई कि ये वाले एंगल का तो देख, थीटा तो आ गया, मैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री ला रहा हूं। कॉस थीटा, कॉस थीटा 3/5 हो गया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। इनफैक्ट तो ये वाली लेंथ भी तुम्हारी AC3, ये 4 हो गई, AC3 एक तरह से 4 हो गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल C1 C2 C3 हाफ बेस इंटू हाइट कर दूं तो बेस तो है इसका 6, हाइट हो गई इसकी 4, है ना। तो एक तरह से 12 आ गया। ये टोटल ट्राइंगल का एरिया तो 12 आ गया, बट टोटल का नहीं पूछा हमसे, इस वाले का पूछा है। ठीक है, तो इसका भी निकाल लेते हैं यार, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये थीटा है ये भी थीटा हो गया, पैरेलल है क्योंकि, और फिर ये 2 है तो ये 2 कॉस थीटा और ये 2 साइन थीटा हो गया। तो C1, इस पॉइंट को D बोल देता हूं, C1D, सॉरी C3D, ये C3 है, C3D 2 साइन थीटा हो गया। C3D तुम्हारा 2 साइन थीटा हो गया, है ना भाई। हाँ सर, C3D 2 साइन थीटा हो गया, C3D 2 साइन थीटा हो गया। हाइट निकाल रहा हूं, बेसिकली मैं ये वाली हाइट निकाल रहा हूं, और साइन थीटा 3/5 तो 4/5 हो गया, यानी 8/5 तुम्हारे पास ये वाली हाइट आ गई। तो AD निकल आई, क्योंकि टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो AD, बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूं बेटा, इस ट्राइंगल की हाइट निकाल रहा हूं ABC की, AD। तो AD हो गई, टोटल लेंथ थी 4, उसमें से 8/5 माइनस 12/5 हो गई। 12/5 क्या आ गई? AD इसकी हाइट। अब इसका बेस तो तू निकाल ही लेगा यार, देख, है ना, क्योंकि ये 2 cos थीटा का डबल हो गया। तो BC जो हो गया, ये वाला 2 cos थीटा हो गया, तो उसका डबल, डबल ऑफ 2 cos थीटा, यानी 4 इंटू cos थीटा था तुम्हारा 3/5, तो यानी ये भी 12/5 आ गया। तो इस ट्राइंगल का बेस भी आ गया 12/5, हाइट भी 12/5 आ गई, तो एरिया हो गया हाफ। ट्रिग्नोमेट्री लाने से देखो कितना इजी हो गया, 144/50, काट दो इनफैक्ट 2 भी, 72/25। एरिया की वैल्यू ये आई है। क्या है? लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लीस्ट इंटीजर जो ए से बड़ी हो। तो ये तो पॉइंट समथिंग है, GIF नहीं पूछी, एक बार पहले भी दिया था ऐसा, इससे जस्ट बड़ी वाली, यानी कि 3 हो गया आंसर। आंसर इससे जस्ट बड़ी इंटीजर पूछी है, 3 होना चाहिए, आंसर जो है 3 हो गया। तो अगेन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है इसके अंदर, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बन गई है सर्कल्स में। ऐसे भी आ जाते हैं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ही आएंगे, ये सब भी बन सकते हैं ज्योमेट्री वाले। एक और करते हैं, देखिए ऐसा ही, सर्कल ऑफ रेडियस 4। सर कई बच्चे सोचते हैं सर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो हट गया, हम क्यों स्मॉल r कैपिटल R इनके क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेटा
इसी साल 2023 में एडवांस में पैसेज दिया है जेई ने, तो ये मत सोचो ये सब चीज़ों को वो ज्योमेट्री का ही पार्ट मानते हैं, इसलिए आपको इन सब के बारे में इतना नहीं सोचना, इतना तो पढ़ना ही है। सर्कल ऑफ रेडियस 4 इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या कह रहा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में सर्कल ऑफ रेडियस 4 इंस्क्राइब कर दो। ठीक है भाई, कर दिया ऐसा कुछ। देन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी। फिर ये इसके अंदर भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब कर दिया। ठीक है जी, बना दिया ऐसा अच्छा सा। अब क्या होगा, अ सर्कल अगेन इज इंस्क्राइब्ड। क्या मजाक चल रहा है भाई, मतलब ये बार बार करना चाह रहा है। अब ये इसके अंदर फिर एक सर्कल, फिर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, फिर एक सर्कल, ऐसे कहानी आई थिंक बार बार करी गई है, बार बार ये कहानी करी गई है। हाँ सर बिल्कुल, प्रोसेस कंटिन्यूज इनफाइनाइटली इफ r, x1, x2, xn बी द रेडियाई ऑफ दीज सर्कल्स। पहले का तो r है ही 4, के बाद वो कह रहा है अगले वाले का x1 है, ये लाल वाले का 4 है, फिर पीले वाले का कुछ है, फिर अंदर वाले का कुछ है, x1, x2, xn इस तरह से है। द सम ऑफ रेडियाई ऑफ ऑल दीज सर्कल, मतलब इन्फिनिटी तक सम बताना है, मतलब कुछ जीपीयूपी का देख खेल है, मुझे समझ आ रहा है। अब देखो एक तरीका तो नॉर्मल जो है थॉट प्रोसेस वो ये है कि सर किसी तरह से इसके और इसके रेडियस में मैं रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेता हूं, बट मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा हूं। देख कैसे, अगर इस पर्पल ट्राइंगल को देखे, पर्पल वाले ट्राइंगल के लिए लाल वाला सर्कल जिसका रेडियस 4 है और पीला वाला सर्कल, ये दोनों क्या है, एक तरह से सरकम सर्कल और इन सर्कल है। मानता है भाई, ये वाला इसका सरकम सर्कल है और ये वाला इसका इन सर्कल है एक तरह से, है ना। और इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल। अब एक बात तुमने पढ़ी होगी, और इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल जो कैपिटल आर यानी सरकम रेडियस होता है वो डबल ऑफ स्मॉल आर होता है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू आधी होती है कैपिटल आर से। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सीधा सीधा रिलेशन आ गया, समझा कि अगर इसका रेडियस आर है तो इसके जो इन सर्कल, इन रेडियस है इन सर्कल वाले का, उसका रेडियस सीधे इसका आधा होगा, यानी कि जो x1 होगा तो एक तरह से r/2 हो जाएगा। और अब सेम कहानी आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि अब इस वाले ट्राइंगल के लिए, सफेद वाले ट्राइंगल के लिए, ये तो सरकम है और ये इन सर्कल है, इन इसका जो इन सर्कल है वो इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब x2 और इसका भी आधा, यानी r/4 हो जाएगा, x3 r/8 हो जाएगा। अब तू समझ गया बेटा, तो जीपी बन गई। तो सम ऑफ जीपी निकालना है, r प्लस r/2 प्लस r/4 प्लस r/8 अप टू इंफिनिटी a/1 माइनस r, कॉमन रेशियो हाफ था, r की जगह 4 डालना है तो 4/12, यानी कि आंसर जो है 8 होना चाहिए। इसका इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। 66 ये भी ज्योमेट्रिकल है, एक लास्ट ज्योमेट्रिकल दूंगा, फिर एक होमवर्क में देंगे आपको, ठीक है। चलो जल्दी से देखो क्या है। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। सर्कल ऑफ रेडियस 2 टचेस y एक्सिस एट ओरिजिन, अच्छा मतलब एक तरह से तो यहां भी हो सकता है सर, और लेफ्ट में भी तो हो सकता है, वो तो सकता है भाई। क्या क्या कह रहा हूं, एक इधर हो गया और एक ये भी हो सकता है ना भाई, बिल्कुल हो सकता है। दो हो सकते हैं क्योंकि ओरिजिन पे y एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस 2 है, तो या तो सेंटर 2,0 हो जाएगा या -2,0 हो जाएगा। आगे बोल रहा है इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एंड दिस इन फर्स्ट एंड 4 क्वाड्रेंट। अच्छा तो अब समझ गया मैं, देख इसकी तो स्लोप पॉजिटिव है, इसकी तो स्लोप पॉजिटिव है, इनफैक्ट 15 डिग्री स्लोप है 2 - √3, तो ऐसा कुछ एक लाइन जा रही है, ऐसे कुछ एक लाइन जा रही है जिसकी स्लोप, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको मिलेगा तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला सर्कल तो हो नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट वाला सर्कल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल ही नहीं सकता। पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है y = -√3x, मतलब ये 15 डिग्री है, -√3 tan 15 होता है ना, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलना है, इसलिए राइट वाला ही सर्कल होगा। और ये वाला -2 + √3x है, मतलब एक तरह से
इस तरह की लाइन है, और ये मतलब 75 हो गया, नीचे वाला 75 हो गया, क्योंकि tan 75 होता है 2 + √3 माइनस ऑफ tan 75 है। समझ गए? तो ऐसा कुछ फिगर हो गया, थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। ये वाला एंगल हो गया 15 और ये हो गया 75 नीचे की तरफ, और ये इसका सेंटर हो गया C जो है 2,0, यानी एंगल 90 हो गया। ठीक है। तो ये O था और ये A था और ये B था। अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। कर लो यार, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और क्योंकि ये 90 डिग्री है, 75 और 15, यानी ये एक तरह से सेंटर जो है यहीं से पास करेगा। डायमीटर होगा बेटा ये वाली लाइन AB, डायमीटर होगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। सर लग नहीं रहा डायमीटर। बेटा कोई बात नहीं, अब देख, लगने ना लगने से बात नहीं है तो सही बात। चलिए तो मान लेते हैं डायमीटर है। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है यार मुझे। तो अब मेरे माइंड में एक बात चल रही है, एक तरीका तो वही है कि तू बैठ के इसको लाइन को सॉल्व करे, इसके साथ सर्कल की इक्वेशन है ही, x - 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, है ना। सर्कल और लाइन को सॉल्व करे, a आएगा। वो सब नहीं यार, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे। देखो भाई, एक बात मुझे समझ आ रही है कि ये 15 है तो ये भी 15 है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है OAC, तो ये भी 15 हो गया। 15 15 30, तो एक्सटर्नल एंगल भी 30 हो गया। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल तो 30 हो गया, ये वाला एंगल तो 30 हो गया। ठीक है सर। अब अब तो आई थिंक हो गया, क्योंकि तुम्हें ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाफ OA इंटू OB तो करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा हाफ OA इंटू OB करना है। क्या OA और OB निकल सकता है? क्योंकि एक 15 है, ये 75 है, और ये वाली साइड तो 4 है ही, क्योंकि डायमीटर है। तो एक तरह से अब तुम ये ऐसा क्वेश्चन ट्रीट कर लो कि तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये साइड 4 है डायमीटर, और तुम्हारा ये एंगल है 15, ये हो गया 75, जैसे मर्जी देख लो। यानी OA जो होगा 4 cos 15 हो गया, OA जो है 4 cos 15 हो गया, और OB जो है 4 sin 15 हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें पता है हाफ OA इंटू OB हो गया, यानी OA की जगह 4 cos 15 4 sin 15, टू काट दीजिए, 2 sin 15, 4 इंटू 2 sin 15 cos 15, ऐसा लिख लिया। और 2 sin थीटा cos थीटा हो गया sin 2 थीटा, यानी sin 30, sin 30 हाफ होता है, 4 इंटू हाफ, यानी आंसर बेटा 2 हो गया। आंसर 2 होना चाहिए। देखते हैं। आ गया, देख, ज्योमेट्री लगा के मैंने अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लंबा मेथड हो जाता है इसके कोऑर्डिनेट लिखते, पैरामेट्रिक भी लगा लेते, बहुत लंबे लंबे मेथड होते हैं। ये सीधे सीधे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल बना लिया विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। चलिए, तो ये हो गया है 66 नंबर। काफी आज की क्लास मुझे लग रहा है काफी लोगों को काफी हैवी लगी होगी, बट कोई बात नहीं बेटा, इतना तो देख चलता ही है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा प्लेन ज्योमेट्री का नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, थोड़ी लिमिट वगैरह घुसाई हुई है, इसको भी आप होमवर्क में करेंगे, राइट। चलिए, तो ये हो गए हैं 67 ब्रेन टीजर्स हमारे इस चैप्टर के अंदर। काफी सारे होते हैं भाई 67, राइट। बहुत सारी प्रैक्टिस करी है हमने। और अब तुम्हें जैसा कि पता है, लास्ट लेक्चर जो बचा है हमारा, उसमें एक तो सारे होमवर्क के आंसर्स बताऊंगा, तुम्हें सॉल्यूशंस बताऊंगा, जितने भी लेक्चर्स में कराए हैं पहले 5 लेक्चर्स में, 4 लेक्चर्स में, वो सबके कराऊंगा होमवर्क। एंड साथ में बेटा PYQs एडवांस्ड के करेंगे, लगभग 15-20 क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा उसके अंदर भी। बट एक जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक लेक्चर आपका बचा है, बट मैं, क्योंकि तुम्हें बताया था कि मैं कहीं बाहर था, बट मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए पहले से करके गया था, तो 4 तक ही हो पाई है। 5वें लेक्चर की रिकॉर्डिंग में आने के बाद आपको दे दूंगा, जब भी मैं वापस आऊंगा तो इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। एंड बाकी आपका जो है आगे के चैप्टर कंटिन्यू रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें आप वो करिएगा, बाकी सर आपको करा देंगे। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं आपको इसका लास्ट लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप तब कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश मैंने करी थी कि जाने से पहले सारे हो जाएं, बट हो नहीं पाए बिकॉज ऑफ जो भी टाइम का कंस्ट्रेंट था। बट एनीवेज 4 लेक्चर्स अपने हो गए हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ आप लोग इसी तरह से इसमें पढ़ते रहो, बस एफर्ट करते रहिए। थोड़ा सा देखो टफ लगा होगा जो मैंने तुम्हें जिस तरह से कराया है, क्योंकि मैंने तुम्हें टफ लेवल की चीजें कराई हैं। अब जब जेई एडवांस के सवाल लगाओगे ना, तब तुम्हें देखना कि तब समझ आएगा कि एक्चुअली क्यों कराया था सर ने इतना टफ, ताकि तुम्हें वो सब चीजें एक तरह से नॉर्मल लगने लग जाएं।
ठीक है भाई, तो वो सेशन जो रह गया है उसको ज़रूर करिएगा, और बाकी फिर हम आगे मिलेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए और एडवांस की तरफ बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके से मेथड्स और क्वेश्चंस ऑफ सॉल्व करते हैं और तरीके बताते हैं। वेरी गुड, इसी तरह से करते रहो बेटा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।